हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी सुहाब सर। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक इन्हें कहती है रेस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब, और आप सब मुझे कहते हैं सुहाब सर। अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा मजेदार तारुफ होता है और सुबह सुबह दिन बन जाता है हमारा $100 स्माइल के साथ। बस इसी स्माइल के साथ आज सर पीटीआई वाले हर जगह दंदनाते फिर रहे होंगे, और नून लीग वाले के आज बस सबको पता ही है कल रात क्या हुआ है, जादू हुआ है या क्या हुआ है। लेकिन ये बात जो है पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में और न्यूज़ में, अभी आपने न्यूज़ सुनी पब्लिक न्यूज़ की, उसके बाद अब मॉर्निंग शो के शुरू भी हम ऐसे कर रहे हैं। ये नंबर गेम थी सर, और ये गेम हुई है। हाँ जी, हो गए, हाँ जी। पूरे हो गए। मतलब मैं लेट नाइट जब टीवी लगा के बैठा हुआ था, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस वक्त रजिस्टर हाजिरी में पीटीआई अरकान ने अपने हाजिरियाँ लगाई हैं तो वो 181 थे। तो वो यही लग रहा था कि 181 का नंबर है, शायद एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे परवेज़ इलाही साहब। लेकिन मैजिक हो गया, मैजिक हो गया, जादू हो गया। और जिस वक्त वो गिनती पूरी की गई तो गिनती पूरी करने में उनके 186 वोट हो गए। मोमना वहीद ने कहा था वो वोट नहीं देंगी, खुर्रम लगारी ने कहा था वोट नहीं देंगे, तो फिर किन लोगों ने वोट दिया, ये सारी बहस चलती चली जाएगी। लेकिन बहरहाल वोट एतमाद का उन्होंने ले लिया, और एतमाद का वोट लेने के बाद परवेज़ इलाही ने खिताब भी किया असेंबली से, और असेंबली से उन्होंने कहा कि ये जो राना सनाउल्लाह और अता तारड़ एक मिशन लेके आए थे, ये मिशन नाकाम हो गया, इनकी लाई डोली खाली गई उन्होंने कहा, और ढोली भी खाली और झोली भी खाली उन्होंने कहा, दोनों चीज़ें खाली होगी। लेकिन तासुरात जो है मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ दावे जो ऑन एंड ऑफ हम तो आपसे ऑन एयर शेयर करते रहे। ताला तारड़ साहब ने कहा मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर 186 का फिगर पूरा हो गया। इस तरह के बहुत सारे दावे सामने आए थे। बहरहाल हम हरमीत पाजी के पास चलते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि वो झोली जो खाली होगी और डोली खाली होगी, तारड़ साहब पता नहीं सियासत छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये हुआ कि वो अदालत चले गए और अदालत में कार्रवाई चल रही है फिलहाल, और वहाँ पे गवर्नर की पिटीशन जो थी वो भी पेश की गई है, वहाँ पे बात हो रही है। इस वक्त दलाइल दोनों जानिब से चल रहे हैं, और वो क्या नतीजा निकलता है ये तो हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। लेकिन हरमीत पाजी मौजूद है। तो हरमीत, परवेज़ इलाही साहब यहाँ तक तो कामयाब हो गए, और जो फवाद चौधरी साहब का है कहना कि कल अगर कार्रवाई कोई अदालत की बीच में उसमें रुकावट ना हुई उसकी, तो कल असेंबली तोड़ दी जाएगी। और परवेज़ इलाही साहब, एक बार ये खबर फिर आ रही है कि इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि असेंबलियाँ ना तोड़ी जाएं फिलहाल। तो ये है डेवलपमेंट। इसके ऊपर इस्लामाबाद में क्या चेमगोइयाँ हो रही हैं? अगर हम देखें, वैसे तो बहुत सारे हल्के यही कह रहे थे कि जिस किस्म की सूरत हाल थी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि 13 जमातें और 13 जमातों का मुख्तलिफ अदवार में उनका इक़्तिदार, और उनमें से कुछ छोटी मोटी जमातें जो हैं अगर वो वफाक में इक़्तिदार में नहीं रही तो सूबों में रही, और अगर नहीं रही तो वफाक में किसी न किसी तरीके से इत्तेहादी के तौर पर रही, और तजुर्बा उनके पास वही है जो हमारी उम्र है, इससे ज़्यादा उनके पास तजुर्बा है। लेकिन अब आप देखेंगे 13 जमातें फिर मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब का पड़ाव, ये सारी चीज़ों को अगर आप देखें, एक तरफ खान एक अकेला। तो कल जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब, आपने तो कहा कि अता तारड़ कह रहा था कि मैं सियासत छोड़ दूंगा, लेकिन अब ये मैं सोच रहा हूँ, आज देखूंगा कि क्या राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये कहा था कि अगर तख्त पंजाब अपने नाम ना किया तो मैं तब तक इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा। अब देखना ये कि क्या वो इस्लामाबाद की तरफ आते हैं या नहीं आते। लेकिन बहरहाल बड़ा कमाल का सरप्राइज, आधी रात का सरप्राइज दिया था पीडीएम ने, और आधी रात का सरप्राइज इमरान खान साहब ने दे दिया। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, अब मामलात जो हैं परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब की जो कोशिश है इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं हम जब ये बात करते हैं उमूमन यही बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद तो है परवेज़ इलाही साहब के साथ, और कोई इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त नहीं चाह रही कि मुल्क जो है जिस हालात से गुजर रहा है तो एक बहुत बड़ा सूबा जो है उसमें अदम इस्तेहकाम हो। और परवेज़ इलाही को भी आप देखें ना, 2008 के बाद उनको ये पहला चांस मिला है, दूसरा चांस मिला है वज़ीर आला बनने का, तब उनकी भी कोशिश ये है कि जो उन्होंने तरक्याती काम शुरू किए हैं, जिन हलकों में उन्होंने काम कराने हैं और जहाँ जहाँ से उन्होंने वोट लेना है, तो उसकी कोशिश यही होगी कि मामला जो है मार्च तक लटका दिया जाए, और उनके लिए भरपूर वो कोशिश अब भी करेंगे, और इमरान खान साहब को मनाने की भी कोशिश करेंगे। और ये वैसे तासुर भी है, हम तो ये भी देख रहे थे कि
परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब की बात नहीं मानेंगे। और बहुत सारे हल्के, बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी तजज़ियाकार ये कहा करते थे कि शायद वो एतमाद का वोट ना लें, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब की वो बात भी मान ली और एतमाद का वोट भी लिया। आपकी बात दुरुस्त है कि 2-3 MPs ऐसे थे, लगारी की बात आपने की, फिर हमने वो खातून वहीदा की बात हमने की, उसने तो बड़ा ये कहा था कि वो वोट नहीं देंगी परवेज़ इलाही को, लेकिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज था जो PDM को मिला। और फिर हाजिरी भी बहुत बड़ा सरप्राइज थी, जैसे हाजिरी आपकी कम लगी हो, वोट्स आपके पूरे हों, कहाँ से आए, कहाँ गए, कैसे हुए, सवाल तो बहुत सारे हैं। बहरहाल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 12 बजे के बाद का ये जो सरप्राइज का सिलसिला है, ये एक दफ़ा नून लीग की तरफ से, PDM की तरफ से, फिर PTI की तरफ से, ये शिकवा जवाब शिकवा जो है वो कैरी ऑन है। इसको हम डिटेल में ऑल दो से डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में जब हम पॉलिटिकल सेगमेंट में पहुंचेंगे। अभी चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। आपको आज की टॉप स्टोरीज बताते हैं कि टॉप आपको क्या बताएंगे। टॉप ऑफ द ऑल ऑब्वियसली आपको ये बताएंगे कि नंबर गेम की गेम जो है वो PTI ने डाल दी है, नून लीग। और अगर PDM की बात करें तो इस पर क्या स्टैंड रखते हैं, हाई कोर्ट का भी रुख किया गया है। इसके अलावा वो कहते हैं हम नहीं मानते कि इजलास जो है वो वक्त से पहले शुरू किया गया या फिर अपने डेकोरम के मुताबिक ये नहीं था। इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्शंस जो है वो PDM और नून लीग की जानिब से लगाए जा रहे हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गुड मॉर्निंग पब्लिक में। इसके अलावा सर कुछ सैर की बात कर लेते हैं। मौसम बड़ा अच्छा है, सीजन तो एक तो शादियों का है, फिर शादियों के बाद होता है घूमना फिरना, और घूमना फिरना फैमिलीज के थ्रू भी हो रहा है। अब मलिका कहसार की आप हरमीत पाजी कल बात कर रहे थे, बर्फबारी कंपैरेटिवली कम हुई थी, लेकिन जो इस्लामाबाद में बारिश हुई है, लाहौर में मौसम ठंडा हो गया, उसके बाद अब डबल इंटेंसिटी के साथ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बर्फबारी होगी, तो लोग सैर सपाटे पे जाते हैं। लाहौर में भी हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी कल हुई थी। यस, हाँ, कल हुई थी। मौसम बड़ा खुशगवार हो गया था। उसके बाद जो ठंड है उसमें भी कुछ कमी हो गई, आज भी कुछ बूंदाबांदी के चांसेस हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बर्फबारी के इम्कानात हैं पहाड़ों के ऊपर। और हरमीत पाजी तो अभी से तैयारी में है, मेरे ख्याल में जाएंगे बर्फबारी देखने के लिए। अभी मुझे आवाज़ पिछले वर्ष गए थे, कहीं से मुझे आवाज़ एक ऊंची सुनाई दी है कि मंडे को मैंने छुट्टी करनी है क्योंकि मैंने कोयटा जाना है, इस तरह से ना। लेकिन व्यूअर्स को चले आप बता ही देंगे, हरमीत पाजी खुद ही के कहाँ सैर करने जा रहे हैं। आपके फैंस वहाँ भी होंगे, आपसे मिलेंगे, आप वहाँ से शो एंजॉय कीजिएगा, हम आपको मिस करेंगे ऑन सेट। बहरहाल ये जो है ना इसको वैसे जाहिर बात है कि ठंड, कोयटा में रूह साहब भी गए और वहाँ पे कमाल की ठंड होती है, हड्डियाँ टूट जाती हैं अंदर से, इस किस्म की ठंड होती है। जाना तो मुश्किल है लेकिन जाना ज़रूरी है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो कल जैसे हमने शो ख़त्म किया और 12 बजे के बाद जिस किस्म की बारिश शुरू हुई थी वो रात तक 7-8 बजे तक जो है बारिश का सिलसिला यहाँ पे चलता रहा। मौसम काफ़ी ठंड, सुबह सवेरे बड़ी कमाल की धूप थी, यानी सूरज निकल आ चुका था और बड़े मज़े के, क्योंकि मैंने जिस टाइम जाना था जिम तो बड़ी मुख्तलिफ सूरत हाल थी। लेकिन अब जो सूरत हाल है, फिर से बादल जो हैं वो दोबारा छा गए हैं और किसी भी वक्त बरस सकते हैं। चलो अच्छी बात है। आगे क्या है जी हमारे पास? आगे हम यही बताएंगे कि आपको पता है सैलाब के बाद अब जब दोबारा से उन इलाकों को ठीक किया गया है जिसमें कालाम शामिल है, सवात की अगर हम बात करें, हम नौरान कागान की बात करें, तो आबाद तो कर दिया गया उन इलाकों को, बर्फबारी भी वहाँ पर शदीद हो रही है, लेकिन टूरिज्म को कितना बेहतर कर दिया इन ट्रैवल कंपनीज ने, जो कि बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रही है, जो सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाती हैं, आपके ट्रैवल को फुल प्रूफ बनाती हैं। तो आजकल लोग एज ए इंडिविजुअल जाने की बजाय ज़्यादा रिलाय करते हैं इन टूर कंपनीज के साथ जाना। तो बेसिकली इसको हम डिस्कस करेंगे, कंपनीज जो सियाहत को फ़रोग देने में कितना अहम किरदार अदा कर रही है, इसको आज के प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा फेवरेट टॉपिक है सर अगला, सोशल मीडिया ने जो एक खौफ हम सब में पैदा कर दिया है ना कि अगर हम सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे तो वी आर नॉट इवन ए ह्यूमन बीइंग। पाकिस्तानी तो चले बात की बात है, आप सोशल एक्टिविस्ट नहीं है तो आपको लगता है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं है। और ये जो मिसिंग फैक्टर है आप सब में, ये कितना डिस्टर्ब करता है सर नौजवानों को। बीमारी बन गई है बाकायदा, कपल्स के लिए बीमारी बन गई है। जब तक कपल अपनी दोनों की फोटो नहीं लगाते उनको लगता है कपल की मोहब्बत तो मोहब्बत ही नहीं है, वो तो लोगों तक पहुंचेगी नहीं, तो वो वैलिड ही नहीं होगी। हैरत की बात यह है कि वो बातें जो प्राइवेटली करने वाली हैं वो भी सोशल मीडिया पे हो रही हैं और उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है, अप्रिशिएट किया। और फिर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई किस बात पे होती है, उसका शौहर ऐसे करता है तो आप ऐसे नहीं करते, बीवी ऐसे करती है। ऑन द अदर हैंड सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग होती है वो बड़ी खौफनाक हो गई है। और अभी कुछ सेलिब्रिटीज में देख रहा था, मैं भी शयात भी उनमें शामिल है, जो अदालत पहुंच गए कि जी हमें सोशल मीडिया पे हरासा किया जाता है, हमारे खिलाफ ऐसी चीज़ें लगाई जाती हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तो बहरहाल इस हवाले से बात करेंगे, सोशल मीडिया से दूर रहना क्या एक बीमारी बन चुकी है, इसको एक खौफ का नाम दिया गया, इस हवाले से एक बात ज़रूरी है। और फिर कल का मैच जो है वो तो जाहिर है, आज हमने अभी शुरू में उसका जिक्र नहीं किया, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही बैटिंग के हवाले से अगर देखा जाए। सिवाय बाबर आजम के कोई भी प्लेयर कारकर्दगी नहीं दिखा सका और फ़खर जमान साहब 0 पे आउट हुए, शुरू में ही प्रेशर में आ गई टीम।
और उसके बाद वो उस प्रेशर से निकल ही नहीं सकी। हालांकि जब आगाज़ हुआ था कल मैच का तो बहुत ही धुआंधार बैटिंग की थी न्यूजीलैंड के बैट्समैन जो थे पहली ओवर में। अगरचे नसीम शाह ने उनके ओपनिंग बैट्समैन फिन को आउट कर दिया था, लेकिन उसके बाद डेविन कॉनवे और केन विलियमसन बहुत शानदार तरीके पे आगे बढ़ाते रहे इनिंग को। लेकिन दरमियान में स्पिनर जिस वक्त हमारे आए हैं उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी और कहाँ लगता था कि कल जो न्यूजीलैंड की टीम है 300-350 रन करेगी, लेकिन उनको महदूद कर लिया 261 पे। और फिर कोई इतना बड़ा रन चेज मतलब लगता था नहीं है रन इतने ज़्यादा जो ना कर सके पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने सारी बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया बैटिंग में अपने फिर आप। इनका ग्राफ पता है कैसे है, ये एकदम ऊपर जाते हैं फिर ठा नीचे आते हैं, ठा नीचे से फिर ऊपर ऐसे ऐसे जाते हैं। तो ये ग्राफ की जो वेरिएशन है ना, ये हमारे ब्लड प्रेशर की वेरिएशन है, जो कि तमाम लोग जो शायकीन क्रिकेट है वो अब जो है वो इसका शिकार होते जा रहे हैं। और तो इसको भी हम जरा टेक्निकल पॉइंट्स को डिस्कस डिटेल में बात करेंगे। हम अब्दुल माजिद भट्टी साहब उम्मीद है हमारे साथ होंगे और हम उनका एनालिसिस लेंगे, सीनियर एनालिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, और हम देखेंगे कि आज जो पाकिस्तान कल की परफॉर्मेंस है वो कैसी रही। अब कल आखिरी मैच है जो 2-1 से उम्मीद है पाकिस्तान जीते तो बात बनती है, लेकिन पाकिस्तान ने एक चांस खो दिया। अगर कल का मैच भी जीत जाता और फिर तीसरा मैच भी जीतता तो पाकिस्तान नंबर 1 टीम बन जाती दुनिया की वनडे में। और एक और चीज़ होती और वो ये है कि 10 मैच मुसलसल जीतने वाली पहली पाकिस्तान की टीम होती जो वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बना पाती, लेकिन वो भी नहीं में सर कितना बड़ा क्रेडिट है। हम परसों इसकी बात कर रहे थे, बल्कि गालिबन कल ही कर रहे थे कि ये क्रेडिट अगर हमारे नाम आ जाता है तो ये मुख्तलिफ और अनोखा है जिसको बाद में तोड़ना भी कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाएगा। तो हम बड़ा होप कर रहे थे, दुआ भी कर रहे थे। ऑल दो आपकी मर्जी है, अब जैसे मर्जी खेले, लेकिन कल के लिए आज का एनालिसिस जो है वो बड़ा ज़रूरी होगा, आप ज़रूर देखिएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, डेली डोज पर चलते हैं। तो आज डेली डोज जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली खबर हमने आपके लिए निकाली है एक ऐसा सूटकेस जो आपका दरअसल सूटकेस नहीं है, आपकी मोटरसाइकिल है। सूटकेस के हुजम के सर ये मतलब अमेजिंगली हैरान कुन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीबिशन जो बेसिकली होता है वहाँ पर अमेरिका में इसको पेश किया गया। और ये पहले बंद एक सूटकेस होता है, उसके बाद ये देखिए ना सूटकेस है, अब इसको खोलेंगे तो ये एक बाइक बन जाएगी। USB पोर्ट इसके अंदर रखी गई है जो इसको करती है चार्ज। और इसके अलावा अहम बात क्या है कि आपका पावर बैंक भी है सर, आपका लैपटॉप और मोबाइल भी इससे चार्ज हो जाएगा। हाँ, 49 किलोग्राम इसका वजन है। जो लोग जिम जाते हैं वो तो उठा लेंगे बड़ी आसानी से, बाकी लोग इसको चला के साथ घसीट के साथ लेके चल सकते हैं। टायर भी हैं। हाँ, मतलब इसको उठाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन 12 एक चार्ज में 18 मील तक ये मोटर बाइक चल सकती है और छोटे दौरानिए के सफ़र में बहुत ही कारआमद साबित हुई है। इसको अभी पेश नहीं किया गया मार्केट में बेचने के लिए, लेकिन उम्मीद है जल्दी ये बिकने के लिए आ जाएगी मार्केट में और $4000 तक इसकी कीमत रखे जाने का इम्कान है। अभी सिर्फ कंज्यूमर एग्जीबिशन हरमीत से रोज साहब कल सोशल मीडिया में एक तस्वीर जो है वो गर्दिश कर रही थी जिसमें घड़ी अलग से पड़ी थी, टैब अलग से पड़ा था, लाउड स्पीकर और टैब रिकॉर्डर सारी चीज़ें अलग से पड़ी थी और हर एक का इस्तेमाल भी आपको पता है कि डिफरेंट होता था। तो फिर एक तस्वीर जो थी वो मोबाइल की थी कि सारी चीज़ें अब एक मोबाइल में आ गई, आपको सारी चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं। अब हम देख रहे हैं कि दुनिया जो है चीज़ें आसानी की तरफ जा रही है। आप बाइक को देख लें, उसको चला भी सकते हैं, उसमें चीज़ें भी रख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है ख़ासकर इसकी भी फ्यूल की भी बचत है। तो आप देखें ना कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हैं जो है वो आसानी की तरफ, यानी दुनिया जो है तरक्की पे तरक्की करती जा रही है और हालात जो है इंसान के लिए मजीद जो है नॉर्मल से नॉर्मल होते जा रहे हैं। ये जनाब टाटा मेल नामी मोटर बाइक सूटकेस, ये इसकी बात हो रही है और अमेरिका में एग्जीबिशन में जैसे हमने बताया इसको पेश किया गया, बड़ी कामयाबी से इसकी एग्जीबिशन हुई और हम जैसे बता रहे हैं सर नॉर्मली जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो होते हैं ज़्यादातर अमेरिका में होते हैं और लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। और हमने इससे पहले कई दफ़ा एक दो ऐसी खबरें भी दी है जिसमें गाड़ियाँ मुख्तलिफ नौयत की जो है ना, जैसे रंग बदलती गाड़ी हमने उसके डिस्कस किया था, वो भी जो है यस वो भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स था एग्जीबिशन, उसमें पेश करते हैं। बहरहाल अभी ये सिर्फ वहाँ पेश किया गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि सर बता रहे हैं कि कीमत जो है वो $4000 रखी जानी है, ये अभी तक इम्कान जाहिर किया गया है। तो भी लोग तो इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं और डेफिनेटली मुझे लगता है सर ख़रीदेंगे भी, बिकॉज वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर सो मेनी थिंग्स। आपकी गाड़ी भी है और फिर ये अच्छा ट्रैवल भी आपको दे सकती है, प्लस आपकी लैपटॉप के लिए मोबाइल के लिए चार्ज भी, और ख़ुद भी जो है वो इसका पोर्ट रखा गया है USB पोर्ट जिससे ये खुद चार्ज होती है। USB पोर्ट है
उसके ऊपर चार्ज होगी। हाँ, हाँ, कितना जबरदस्त काम है वो। हरमीत ने जैसे कहा ना कि वो अभी थोड़ी देर पहले हरमीत कह रहे थे कि कहाँ चीज़ें क्लॉक साथ घड़ी है, अलग अलग चीज़ें होती थी। अब एक फ़ोन इतना सा मोबाइल, उसमें हर चीज़ मौजूद है। मैं तो बताता हूँ कि लैपटॉप आपका जो है वो उसका मुतबादल बहुत ज़्यादा हद तक फ़ोन के अंदर आ गया। अब लैपटॉप इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। सर जिनके पास आईफोन है ना, उनकी तो ज़िंदगी वैसे आसान है। एंड्रॉइड्स का तो ऐसा मुझे एक्सपीरियंस नहीं पता, लेकिन अगर आप 13+ की भी बात करें, फिलहाल हम इंडोर्स तो नहीं कर रहे, लेकिन जो मेमोरी है सर वही टेराबाइट मेमोरी है। आपको क्या ही जरूरत है किसी लैपटॉप को कैरी करने की, आप उसमें जो दिल चाहे करें। प्रोजेक्ट बड़े बड़े, और सर शूट की अगर आप बात करें तो बड़े बड़े कैमराज, जो कि आपको पता है, आपने तो स्टडी की है इस हवाले से। फोन तो बिल्कुल, कैमरा तो खत्म ही हो गया, मतलब आप आपके 48 मेगापिक्सल तक कहाँ, आप 13 मेगापिक्सल का कैमरा मैंने ख़रीदा था किसी ज़माने में सोनी का, और मैं कहता था पता नहीं मैंने क्या कर दिया, मेरे पास क्या असासा है, क्या असासा है। अब जो आगे है वीडियो आप बना रहे हैं अपने, अब जाहिर बात है रऊफ साहब, उसको म्यूजियम में ही रखना पड़ेगा। हाँ, म्यूजियम में रखना पड़ेगा, सही कह रहे हैं आप। और इस हवाले से कि सर पिक्चर्स देखिए ना, DSLR लोगों के पास पहले होता था तो लगता था पता नहीं वो कितना ही अमीर है। यूनिवर्सिटी में जिस क्लास के बच्चे के पास DSLR होता था वो फोटोग्राफर ऑफ द ईयर और ऑफ द यूनिवर्सिटी होता था। अब हर किसी के पास आईफोन है, जिसके पास ज़्यादा अच्छा आईफोन है वो ज़्यादा अच्छा फोटोग्राफर है। तो खैर ये दुनिया स्क्वीज हो गई है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। दुनिया को लोगों ने पैसे तो नहीं लिया है फोन वालों से। नहीं, मेरे पास आईफोन है, मैं भी आईफोन यूजर है, सर भी आईफोन यूजर है। नहीं, उन्होंने फोन भेजा है। हाँ, फोन भेजा, उसको इंडोर्स कर रहे हैं हम। लेकिन सर दुनिया छोटी एक तो इन फोनों ने कर दी है, ठीक है, और इसके अलावा लोगों ने बड़ा किरदार अदा किया है। लोग अगर घंटों का मतलब दिनों का सफर घंटों में करना शुरू हो गए हैं तो इसका क्रेडिट और किसको जाता है? लोगों को ही जाता है। लोग ऐसी इन्वेंशंस कर रहे हैं और लोग ये काम खुद भी कर रहे हैं। बहरहाल हम आपको ये खबर देते हैं। अगली खबर जो है वो बेसिकली ये भारत से इन दोनों शहरी का ताल्लुक है। और सर ये दो भारतीय शहरी बेसिकली मुख्तसर तरीन वक्त में 7 बड़े आज़मों को उन्होंने सफर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ये कमाल है भाई, मतलब सिर्फ 3 घंटे और सर 3 दिन, 3 दिन और 1 घंटा 5 मिनट 45 सेकंड। पूरा बताते हैं सर, 3 दिन 1 घंटा 5 मिनट 45 सेकंड। वाह सर वाह। और इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है ये UAE की एक खातून के पास था। और सर वो भी कितने का था? 3 दिन 14 घंटे 40 मिनट और 48 सेकंड। ज्यादा फर्क नहीं था। मतलब अगर ये 3 दिन 1 घंटा तो ये 3 दिन 14 घंटे, मतलब कुछ ही घंटों का फर्क पड़ा है। और हाँ। ये सर इन्होंने पूरी दुनिया, आप कहें बड़े आज़मों की अगर इन्होंने सैर कर ली है तो दुनिया ही घूम ली है। लेकिन उनको ये पता है कि सर पहले ये रिकॉर्ड मौजूद था तो हमने इसको ब्रेक किया, फौरी तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम उन्होंने दर्ज कराया। और अब वो कहते हैं हमें ये भी पता है कि ये फौरन ब्रेक हो जाएगा। अभी कोई इनका भी रिकॉर्ड तोड़ेगा आगे आके मेरे ख्याल में वो पता चलेगा। 3 दिन आधा घंटा ये 3 दिन 1 घंटा। क्या बात है ना। वैसे मैं अंदाजा, स्पीड जो है वो साथ में बहुत ज्यादा है। 7 बर्रे आज़मों में हरमीत 7 बर्रे आज़मों का सफर है इन्होंने। बिल्कुल जी, बहुत मैं वही तो पढ़ के ये हैरान हुआ कि इतना, लेकिन वही कदम रखा और फिर उड़ान भरी। यही कुछ हुआ होगा क्योंकि आपने टाइम आपके पास शॉर्ट है और उसमें सारे 7 बर्रे आज़म को देखना भी है। एक लंबा सफ़र है, लेकिन उसको आप देखें ना कि दुनिया कितनी छोटी हो गई है, यानी आपका सफ़र कितना कम हो गया है टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। तरक्की याफ्ता दुनिया ने जिस तरह दुनिया को गिफ्ट दिए हैं तो उसी वजह से आज देखें ना कि आपके बड़े लंबे सफ़र जो कहीं ना कहीं सालों में ख़त्म होते थे, महीनों में ख़त्म होते थे, वो अब घंटों तक, दिनों तक ही महदूद हो गए। लेकिन आपको पता है हरमीत, एक और प्लस पॉइंट ये भी सर, कनेक्टेड फ्लाइट्स बड़ा मज़ा देती हैं आपको। मतलब मैंने जब ये कनेक्टेड फ्लाइट ली थी तो मैंने इस कनेक्टेड फ्लाइट में जो मेरा ट्रांसिट था सर, मैंने उसमें उम्रा भी कर लिया था। मतलब ये इतना आपको प्रोडक्टिव होता है कि अगर आप कनेक्टेड फ्लाइट लेते हैं 3 से 4 घंटों का स्टे भी अगर आपका एक बरे आज़म पे हो या 1 घंटे का भी हो तो आपने टच तो कर लिया ना बरे आज़म को, आपने रिकॉर्ड तो बना लिया। तो ये आप पहले अगर इसको अच्छे से प्लान करते हैं ना तो फिर आप बहुत सारा कवर कर लेते हैं। बहुत सारी सिटीज़, बहुत सारे ममालिक, बहुत सारी स्टेट्स हैं वो आप कवर कर सकते हैं अगर आप वाइजली एक पूरा प्लान बनाते हैं कि आप मेलबर्न के इलाके में ये पहुँचे फाइनली जाके ऑस्ट्रेलिया के। और बड़ा कमाल इन्होंने सफ़र अपना किया है। स्पीड इनकी देखने वाली है। एक मुसलमान और एक हिंदू यकजहती का भी इन्होंने मतलब मुजाहरा किया है। ये बहुत बड़ा है। डॉक्टर अली हैं जिनका नाम मुसलमान के तौर पे है, और सुजय कुमार जो हिंदू हैं, इन दोनों ने साथ मिलके ये सफ़र किया और पैगाम दिया दुनिया को कि यकजहती का पैगाम भी दिया साथ में। और साथ में ये कि इतनी तेज़ स्पीड के ऊपर
हम सफ़र कर सकते हैं। और सर चूँकि भारत में हम अब अक्सर आपको इस तरह की खबरें भी देते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जाता है, लेकिन वहाँ पर मुझे ये पता है कि बहुत सारे भारतीय सर ऐसे भी हैं जो कि मुसलमानों को बहुत अच्छे से ट्रीट भी करते हैं। दे आर वेरी गुड फ्रेंड विद ईच अदर्स। उनके कुछ सर्कल्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज ये भी था कि एक हिंदू है, एक मुसलमान है, दे आर बोथ फ्रॉम भारत, लाइक दोनों जो है इंडिया से हैं और दे ट्रेवल टुगेदर एंड मेक अ रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अगली खबर पर चलते हैं जनाब। अगली खबर आपको देते हैं सुबह सुबह नाश्ते की खबर है। खबर यह है कि तलबा ने डबल रोटी यानी ब्रेड जो है उसे दुनिया की सबसे बड़ी कितार बना ली है। सर इसको खाना शुरू करें तो सोचे कहाँ तक जाए, लेकिन ये यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात है, टीचर्स ने भी इनको हेल्प की है। और सर आप देखिए कि इसकी मतलब इतनी लंबी कितार है, कुछ 4-4.5 किलोमीटर। ये इन्होंने मतलब मेक्सिको से इनका ताल्लुक है, मेक्सिको से इनका ताल्लुक। और जनाब यूनिवर्सिटी इनकी है वज़काया यूनिवर्सिटी इनकी, इस पे इन्होंने ये जनाब कतार बनाई है। और ये कितनी लंबी है, 14,360 ताज़ा रवायती ब्रेड को तरतीब दे के ये जनाब इन तलबा ने 4-4.5 किलोमीटर और तलबा के अलावा यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ने इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। और सिर्फ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करने के लिए कितना है जी, जामिया के 440 अफराद ने 90 घंटे इन्होंने ज़्यादा काम किया, 90 घंटे से ज़्यादा इन्होंने काम किया। टीचर्स भी थे, स्टूडेंट्स भी थे। लेकिन एक और मज़े की बात जो मैं हमेशा आप दोनों को बताती हूँ, हर एक रिकॉर्ड की खबर जब आप लोग देते हैं, सर इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, बनाया नहीं है। और जो इन्होंने ब्रेक किया है वो 2.25 किलोमीटर का था। हरमीत वो 2.25 किलोमीटर के पहले डबल रोटी की कितार लोग बना चुके हैं। मैं वही सोच रहा हूँ कि यहाँ पे देखें ना, तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनको देखें, फिर हम अपनी हालत देखें। यहाँ हम आटे की बोरी के लिए कतारें हमारी लगी होती है, वहाँ पे उन्होंने पूरा वो बना दी है ब्रेड के। तो आपकी बात दुरुस्त है कि अब इसको ब्रेक किया गया है, यानी एक और रिकॉर्ड जो इससे पहले बना था उसको तोड़ा गया है। और कोशिश हम देख रहे हैं कि जितनी भी हमारे पास स्टोरीज आती है उसमें ज्यादा स्टोरी इस किस्म की होती है कि किसी और का जो रिकॉर्ड होता है उसको ही ब्रेक करके वो शख्स जो है आगे निकल जाता है। ये देखो ना, आप वीडियो अभी आपको दिखा रहे थे, अभी आपको फिर थोड़ी देर स्क्रीन पे दिखाएंगे कि किस तरीके से, ये देखें आप टेबल के ऊपर लगा के और 90 घंटे से ज़्यादा वक्त तक इन्होंने काम किया। 9,874 फुट और 2.5 किलोमीटर तवील कतार पहले थी जिसको रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है और ब्रेक किया है। और इतना तवील लंबी कतार डबल रोटी की जो हमारे यहाँ अगर लगी होती तो अब तक खाई पी गई होती रास्ते में से ही इसको उचक लेना। लेकिन सर आप देखिए ना कि वो इसको सपोर्ट कितना करते हैं। चलिए आपने तो बहुत सारी खबरों में हमेशा प्लस पॉइंट निकाल लेते हैं, लेकिन इस पूरी एक्टिविटी में स्टूडेंट्स आर देयर बट स्टिल उनके असातिज़ा भी उनके साथ थे। और आप देखिए ना कि 400 से ज़ायद बंदे मेरे ख्याल से जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने मिलकर ये एक्टिविटी की है। सो दैट इज़ रियली गुड। अच्छी बात है, अच्छी खबरें, अच्छे रिकॉर्ड्स बनाते हैं वो जो हम सोचते भी नहीं है। इस्त्रियाँ करने के, शर्ट्स प्रेस करने के, शर्ट्स तय करने के, शर्ट्स को हैंग करने के, ये काम में वैसे पाकिस्तानी अवाम इतनी एक्सपर्ट है, लेकिन ये नहीं सोचती कि चलो रिकॉर्ड बना लें। अब आप भी कोई रिकॉर्ड बना लें, मेरा बहुत दिल करता है कि हम पाकिस्तान से कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अनाउंस करें। ये अगला रिकॉर्ड जो है ना, ये ऐसा है जो काम करने वालों के लिए मिसाली है, और ये काम करने वालों के लिए एक ऐसी मिसाल है, और वो भी ख़ास तौर पे काम करने वाले जो जिनका ताल्लुक इंटरनेशनली हो, उसमें पाकिस्तानी का एक नाम आ जाए तो बड़ी हैरत की बात होती है कि उन्होंने बग़ैर छुट्टी किए 35 बरस तक बगैर लेट हुए, बगैर छुट्टी किए उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। और ये कमाल है, छुट्टी कोई नहीं की। 35 साल किसी ने कुछ छुट्टी ना की हो, और फिर उनको ऑफर भी कराई गई हो कंपनी की तरफ से कि आप 10 दिन की छुट्टी लें और कोई भी सियाती मकाम चूज करें, आपकी पूरी फैमिली का अखराज हम उठाते हैं। अमेरिकी एयरलाइन उनको कहा, उन्होंने कहा नो मैं तो छुट्टी नहीं करूंगा। और एक ऐसे मुल्क में जाके जहाँ पे आपको अर्ली उठना है, मैं यानी बाहर रहा हूँ, मैं भी पढ़ता रहा हूँ अमेरिका में, और मुझे याद है कि वहाँ पे आप फजर के वक्त अगर उठने की आपको आदत नहीं है तो आप वहाँ पे काम में कभी आगे नहीं आ सकते। तो ये साहब जो हैं जिनका ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है, सबसे अहम बात है कि पाकिस्तानी है। और ज़हीन इनका नाम है, ज़हीन इनका नाम है, मोहम्मद ज़हीन, और वाकई जहानत का सबूत इन्होंने दिया। और ये कहते हैं कि वालदा की तरबियत ने मेरी इस आदत को पुख्ता किया, जो उन्होंने ये कहा करती थी कि अगर तुम फजर के वक्त नहीं उठोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे,
तो तुम कभी काम में आगे नहीं बढ़ सकते। तो वहाँ पे जाके मुख्तलिफ मुल्कों में ये रहे, लेकिन फाइनली अमेरिका में यूनाइटेड एयरलाइंस के साथ इन्होंने आके अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। पेशे के लिहाज से ये इंजीनियर है और 35 बरस। लेकिन आप ये देखिए सर रिवॉर्ड क्या मिला। चले मैं अब आपको रिवॉर्ड बताती हूँ कि 35 साल कोई छुट्टी नहीं, बी ऑन टाइम, वेरी पंक्चुअल। लेकिन उसके बाद जब इनको कंपनी की तरफ से ऑफर करा गई भी जनाब अपनी फैमिली के साथ कोई सियाती मकाम चूज़ करें और आप जाएं एंजॉय करें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसकी जगह आप अपने तैयारे पर मेरा नाम लिखें ताकि वो तैयारा ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ ट्रैवल करे वहाँ वहाँ पाकिस्तानी का नाम उस तैयारे के ऊपर लिखा हो, जो कि हम पिक्चर में दिखा भी रहे थे। नीचे ज़हीन अहमद सब खड़े हुए हैं और ऊपर जो है वो उनका नाम लिखा हुआ है। और ये उन्होंने कहा कि मैं ये चूज़ करता हूँ, मेरा नाम जो है वो आपके प्लेन पर लिखा होना चाहिए ताकि पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट कर सकूँ हरमीत पूरी दुनिया में। हरमीत तो आप भी जानते हो, आपकी बात दुरुस्त है। वैसे खबर बड़ी अच्छी है, दिलचस्प सी खबर है। और अमूमन हम ये देखते हैं कि जितने पाकिस्तानी बाहर हैं तो उमूमन उनकी जानिब से एक अच्छी खबर है। चाहे दुबई में अगर डॉलर से भरा ब्रीफकेस उनको मिल जाता है या कोई और चीज़ उनको मिल जाती है, और ऐसे में अगर आप ये रिकॉर्ड देखें, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये तासुर या ये चीज़ जो आंसर बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम। हम ऐसे कि ड्यूटीफुल है, अगर हमारे सरकारी इदारों में आप जाएंगे तो लोग तो नमाज के बहाने 2-2 घंटे बाहर और यही सूरत हाल वैसे भी अगर है कि सरकारी दफातर की सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल वहाँ पे रिवार्ड भी मिलते हैं और रिवार्ड दिए भी जाते हैं, जिसकी वजह से लोग काम भी बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से करते हैं। मैं हरमीत बताऊं, मतलब आप जब ख़ास तौर पे आप भी बाहर रहे हो, मैं भी बाहर पढ़ा हूँ, यानी लेट होने का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। जब यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे, बिल्कुल जी, क्योंकि आपको कई मील तवील आपको सफ़र करना होता है अपनी यूनिवर्सिटी में या अपने काम पे जाते हुए, और अगर आप फजर के वक्त में नहीं उठते, अंधेरे मुंह नहीं उठते, तो इसका मतलब है आप दुनिया की जो दौड़ है एक लगी उसमें कहीं पीछे रह जाएंगे, ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। तो हम भी उठते थे बिल्कुल, और हकीकत यही है कि बचपन की वो जो आदत थी वालदा ने डाली हुई कि फजर के वक्त आपने उठना है, आपने नमाज पढ़नी है, ये आदत बहुत काम आपके आती है। लेकिन मुझे एक बात है सर, ये आदत फिर पाकिस्तान आके क्यों ख़राब हो जाती है? हम सब की, इंक्लूडिंग मी, आपकी बात करें, हरमीत पाजी की बात करें, हम सब वहाँ पे जाके इस चीज़ को इतना पंक्चुअल हो जाते हैं, इतना ऑर्गेनाइज्ड, सिविलाइज्ड, जैसे कि हमने उनके मुताबिक चलना है। क्यों? क्योंकि सर आपको पता है, हमें भी तो बताया जाता है कि कामयाबी की पहली शर्त है कि आपने वक्त की पाबंदी करनी है, जो कि हम वहाँ करते हैं। और वहाँ की कौमें, सर आप कोई मुल्क, यू नेम इट, आप अमेरिका की बात करें, किसी भी और मुल्क की बात करें, आप चीन की बात कर लें, वो ऐसे रोबोट्स की तरह सुबह उठते हैं, काम करते हैं, शाम 7 बजे के बाद दे आर डेड लाइक एनीथिंग। तो वो इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे हैं, तभी तो वो कौमें तरक्की कर रही हैं। हमने तो जहाँ पहुँचना है सर, हम जानबूझ के कहते हैं आधे घंटा लेट ही जाएंगे। आ जाए ब्रेक पे जनाब, हम आते हैं और इस लेसन के साथ, इस सबक के साथ, आपके लिए इस पैगाम के साथ कि ज़िंदगी में अव्वल आपने आना है, आगे बढ़ना है, तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, शाम जल्दी सोने की आदत डालें। और जो पैगाम हुकूमत का भी है कि अपने बाज़ार बंद करें, जल्दी रात देर गए तक बाज़ारों में मत फिरें, आप जल्दी उठेंगे तो कामयाब हो। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, इतना सिंपल सा फॉर्मूला, इसको अपनाएं, सुबह सुबह उठ के हमारा शो देखें और ज़िंदगी जिए। हम एक ब्रेक से वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम, दोबारा जी ब्रेक के बाद, और इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद है। और हम जो बात करने जा रहे हैं, कल जो मैजिक नंबर था वो पूरा कर लिया परवेज़ इलाही साहब ने। इमरान याकूब साहब, आप ये फरमाइए कि जिस वक्त हाज़री रजिस्टर्स के ऊपर दस्तखत किए गए, हाज़री लगाई गई, तो 181 अरकान थे, और बिल्कुल यानी जो कोई लगता नहीं था कि ये मैजिक नंबर पूरा हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त काउंटिंग हुई तो 186 अरकान पूरे कर लिए परवेज़ इलाही साहब ने। और वो जो अता तारड़ साहब का कहना था कि मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर ये नंबर पूरे हो गए, अब वो क्या करेंगे? राना सनाउल्लाह साहब का कहना था मैं यहाँ आया हूँ तो अब मैं पंजाब की हुकूमत लेके ही जाऊंगा, वो क्या करेंगे? वरना मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा। सर बड़े सारे दावे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप कितने हैरान हैं ये एक्टिविटी से जो हमेशा रात 12 बजे के बाद होती है। और वो जो अनवर मसूद साहब का है ना, अनवर मसूद साहब कहते हैं मैं पुछा नहीं हूरो अड़ियो कानू खिड़खिड़ हंसो, मेरी एडी खिदमत खातर विचली गल ते दसो। विचली गल ते दसो। विचली गल। हाँ जनाब, इमरान याकूब साहब।
राव साहब गुजारिश ये है कि वैसे तो आपको पता है कि हमारे यहाँ खास तौर पे ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो होता ही ऐसे है, लेकिन खास तौर पे पाकिस्तान में तो सियासत वैसे ही कमालात का खेल है। हाँ। यहाँ क्या हो जाए, किस तरह से हो जाए, तो उनको समझ नहीं आती। हम सर जब सेंट्रल स्कूल में पढ़ते थे जी लोअर माल में यहाँ लाहौर में, तो उसके पास बिल्कुल बाटी चौक था। अच्छा। तो वहाँ पे अक्सर ये होता था कि बाटी चौक में ना मजमे वाले खड़े होते थे मदारी, और वो उस वक्त सर 4-4, 500 का मजमा इकट्ठा हो जाता था, और वो लोगों को समझ नहीं आने देते थे। बस ये कहते थे अभी बस मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा, एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा, बच्चे पीछे हो जाए, बड़े बड़े अगे आ जाए। तो सर ये रात भी कोई ऐसा ही जादू हुआ है कि कुछ समझ नहीं आई। पीटीआई वालों ने जो है, सच्ची बात तो ये है कि पीटीआई के अपने लोग भी गुजरा। मैं आपको बता रहा हूँ कि परसों रात डिनर पे हम कुछ दोस्त थे जिनमें 2 सूबाई गुजरा भी शामिल थे। ठीक है। तो उनके साथ गुफ्तगू हो रही थी, और वो ये कह रहे थे कि हमारे पास यानी चौधरी परवेज लाई साहब के पास बंदे पूरे नहीं हैं। ये मैं परसों रात की आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद नून लीग वाले जो है वो बड़े पूरे एतमाद थे कि उनके पास बंदे जितने भी हैं, नून लीग के पास ये मसला नहीं है। असल मसला ये है कि काफ लीग बंदे पूरे नहीं कर पाएगी, इसलिए ये जो इतने दावे और बरकें थी। अब सर गुजारिश ये है कि वो तो अब भी ये कह रहे हैं, अतात आनर साहब तो अब भी उनका ये कहना है कि 186 बंदे वहां नहीं थे, ये इन्होंने जानबूझ के गलत गिनती करके उसमें करके तो ये कर दिया। हालांकि मैं जाती तौर पे इस बात को बड़ा मजाक है समझता हूँ कि देखिए, अगर उन्होंने 186 बंदे पूरे करने हैं, तो बाज़ जो सियासी तज्जियाकार हैं उनका ये कहना है कि चौधरी परवेज लाई साहब जो है ना, मुझे वो शेर याद नहीं आ रहा, आप उस्ताद हैं, आप वो याद करा देंगे, डॉक्टर साहब आपको याद आ जाएगा कि वो बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। हाँ, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हाँ जी। तो वो सर बात ये है कि शायद जो जनरल बाजवा साहब की तारीफें और शायद ये जो मामलात, तो सारी चीजें, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि चौधरी बरादरान ने हमेशा वो सियासत की है जो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत होती है, इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा इन्हें आशीर्वाद रही है, और ये बड़े जीरे को समझदार सियासतदान है, तो शायद इसलिए भी कोई मामला जाके मिलता तरले भी हो गए कि अच्छा साढ़े नाल नहीं तो साढ़े खिलाफ तो ना हो। तो ये सारी बातें जो हैं, इमरान साहब ये कहिएगा कि सारे सिनेरियो में जो इमरान खान साहब का बयानिया है असेंबलीज तोड़ने का, अब वो कहाँ स्टैंड करता है? नून लीग तो इसको स्टैंड बना रही है, प्लस पर्दे के पीछे जो था वो तो था, तो पर्दे के सामने है। मोमना वहीद साहिबा जैसी जो लोग हैं वो आए सामने, कहा हमने वोट नहीं देना, जो अनाउंस्ड था कि हमने नहीं देना वोट, और जो कह रहे थे उन्होंने भी वोट कास्ट किया, फिर ऐसा हुआ है। खुर्रम लगारी ने भी कहा था कि मैं वोट नहीं दूंगा, लेकिन खुर्रम लगारी, मोमना वहीद और तीसरे जो है इनके, उन्होंने तो नहीं ना किया, उनके खिलाफ तो आज ये फैसला कर लिया पीटीआई ने कि वो रेफरेंस भिजवाएंगे। ये तो 3 हैं इशू, इसीलिए तो वो 186 कह रहे हैं, नहीं तो वो तो कह रहे थे ना हमारे पास 189 है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जी सर जी। हाँ, लेकिन अब बहुत से अरकान हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि परवेज लाई साहब ने उनको ये यकीन दिलाया कि असेंबली नहीं टूटेगी, और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को भी परवेज लाई साहब कह रहे हैं मैं कायल करने की कोशिश करूँगा, लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि असेंबली कल ही तोड़ दी जाएगी अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो आप इसको कैसे देखें? जी सर, इमरान खान साहब ने तो ये कहा था, उस 2 दिन पहले भी कहा था कि एतमाद का वोट लेने के अगले दिन ही असेंबली तोड़ देंगे, और उसके बाद जब उनकी चौधरी परवेज लाई से बात हुई, मुलाकात हुई, उसके बाद भी उन्होंने ये कहा। परवेज लाई साहब भी बारखा ये कह चुके हैं कि इमरान खान जब कहेंगे मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा, असेंबली तोड़ दूंगा, लेकिन वाकफा में आज तो यही कहते हैं कि चौधरी परवेज लाई साहब और उनके हवारी ये नहीं चाहते कि असेंबली टूटे, और वैसे भी सर वो क्यों चाहे, देखें उनकी हुकूमत है, वो वजीर आला है, और पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, आधा पाकिस्तान है, और पंजाब वजीर आला पंजाब अगर आप सही मायनों में देखें तो वजीर आला पंजाब वजीर आज़म से भी ज्यादा ताकतवर होता है, इस तरह से कि उसको मसाइल कम होते हैं और
जो डिलीवर ज्यादा कर पाता। तो ये सारी चीजें चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो उनके सामने हैं, और उन्हें ये भी नजर आ रहा है कि शायद ये उनकी आखिरी वजारत आला हो। अगली दफा उनका पीटीआई वाले उनको ना वजीर आला बनाए, क्योंकि पीटीआई में जितनी मुखालफत पाई जाती है चौधरी साहब को लेके और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसमें बज़ाहिर तो ऐसा मुमकिन नहीं आता कि लगता कि अगली दफा भी अगर पीटीआई जीत भी जाए पंजाब में तो अपने जो है ये इत्तेहादी उनको वज़ारत आला का मनसब देगी। तो ये सारी चीजें तो उनकी ख्वाहिश तो होगी। इमरान साहब, इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें, आपको याद होगा कि जो मुस्लिम लीग के लोग हैं या हुकूमत के लोग हैं उनके ट्वीट्स, उनके बयानात सारे सामने हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आप एतमाद का वोट लें, और एतमाद का वोट लिया गया। अब आपको क्या लगता है सर कि ये जो खान साहब का ये कार्ड था, अब आगे कितना प्रेशर खान साहब बिल्ड कर पाएंगे अगर परवेज इलाही साहब राजी हो जाते हैं? खबरें तो ये भी हैं कि परवेज इलाही साहब कोशिश करेंगे कि मार्च तक मामलात जो है उनको लटकाया जाए या डिले कर दिया जाए, खान साहब को मनाया जाए। तो इस सारी सूरत हाल को अब आप क्या देखते हैं कि खान साहब के पास अब प्रेशर का ये कार्ड कितना मजीद करामत साबित होगा? देखिए खान साहब जो है ना, उनका एक कॉल है, बड़ा सुनहरी कॉल है, यूथ अच्छे होते हैं। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी खुद जो 2 मुलाकातें हुई पिछले दिनों खान साहब की, तो उसमें जब उनसे ये पूछा गया कि ये जो मार्च की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा फिर अगर मार्च में करना है तो अक्टूबर तक क्या है, फिर तो अक्टूबर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात से इनकार किया और उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसे 11 तारीख होगी ये हो जाएगा, इस समय अदालत वाला मामला होगा तो हम असम्बलियां तोड़ देंगे, उसी दिन तोड़ देंगे। उन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब से भी के बारे में भी ये कहा कि चौधरी अगरचे चाहते हैं कि असम्बली ना टूटे, लेकिन उनकी सियासत भी अगली हमारे साथ है, उन्हें भी इस बात का पता है, लिहाजा वो वही करेंगे, 100% वही करेंगे जो मैं उनसे कहूँगा। इस पे कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि उसमें कोई इफ या बट्स लगाए हो। ये मैं आपको वो बात कर रहा हूँ जो खुद इमरान खान साहब से हुई। लिहाजा ये सारी चीजें जो है अगर ये ज़हन में रखें तो इमरान खान साहब तो बज़ाहिर तो कन्विंस्ड है कि वो असम्बलियां तोड़े, लेकिन बहुत सारे मामलात में हमने माजी में देखा है कि वो बहुत कन्विंस्ड होते हैं लेकिन फिर यू टर्न ले लेते हैं। अब इसकी बार भी अगर यू टर्न लेते हैं तो वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो ये समझते हैं और किसी हद तक इसमें हक बजानी भी है, बहुत हद तक हक बजानी में, कि इस वक्त लोहा गर्म है। इस वक्त अगर मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो वाकई ही इमरान खान को हराना को आसान बात नहीं है। इमरान खान जो है इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। शायद थोड़ा वक्त गुजर जाए तो उनके बबल में हवा निकल जाए थोड़ी सी, इतनी उनकी मकबूलियत ना रहे तो फिर उससे उन्हें नुकसान हो सकता है, लेकिन मौजूदा हालात में इमरान खान बज़ाहिर विनिंग हॉर्स नजर आते हैं। अच्छा इमरान, ये जो क्लेम था इमरान खान का भी और बाज़ लोगों का भी, वो कहते थे हमारे लोगों को, जनूबी पंजाब के लोगों को कॉल्स आ रही हैं कि जी आप असम्बली में वोट ना दें परवेज़ इलाही को, लेकिन वोट हो गया और वोट जीत भी गए। इसका मतलब ये है कि क्या वाकई ये पॉलिटिकल हो गई इस्टेब्लिशमेंट? उसने कहा हम दखल नहीं देते, आप जैसे चाहें जो चाहें करें। सर बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है एपॉलिटिकल हो गई है, क्योंकि अगर एपॉलिटिकल ना होती तो फिर 8-10 लोगों को रोकना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। एक आध बंदे को तो कोई भी रोक सकता है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के लिए सर लोगों को रोकना कोई मैं नहीं सुनता। बहुत सारे लोग तो हर वक्त इस बात को तैयार होते हैं कि हमें कोई इशारा मिले और हमारे ताल्लुकात बेहतर हो ताकि हम फ्यूचर में हमें उसका फायदा हो सके। लेकिन जैसा मैंने पहले सर कहा कि क्योंकि इस वक्त इमरान खान की किस्मत जो है वो अरूज पे है, इस वक्त अवाम में उनकी मकबूलियत जो है वो पहले से कहीं ज्यादा है, तो इसलिए शायद इमरान खान का ये जो चूरन बिक रहा है, ये बयानिया जो बिक रहा है कि वो पहले से ज्यादा मकबूल हो चुके हैं, तो शायद लोग इसलिए भी ले तो लाल से काम ले रहे हैं कि वो अगर उनको छोड़े तो ये ना हो कि अगले इलेक्शन में कोई मसला, अगले इलेक्शन में के लिए कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो ये जरा जरूर चीजें हैं जो सामने रखने वाली हैं। लेकिन मुल्क में एक क्राइसिस की सूरत हाल अगर असेंबलियाँ टूटती हैं तो बिल्कुल आएगा,
और वो सूरत हाल को निपटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका नहीं ख्याल कि वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किल फ़ैसला होगा कि अब इसके बाद अगर असम्बलियाँ टूटती हैं तो जनरल इलेक्शंस करवाए जाएँ या असम्बलियों में इलेक्शंस करवाए जाएँ? राना सनाउल्लाह तो यही कहते हैं कि जी हम ठीक है, जहाँ जहाँ नहीं होंगे वहाँ इलेक्शन करवा देंगे। सर गुजारिश ये है कि पंजाब और केपी अगर दो असम्बलियाँ इमरान खान साहब तोड़ देते हैं तो 62% बनता है पाकिस्तान का। तो मुझे अब ये बताएं कि 62% जो है इसमें फिर क्या मामला होगा, क्या इलेक्शन इसमें होंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कभी भी नहीं ये चाहेगी कि सिंध असम्बली भी टूटे। उनकी हुकूमत है वहां पे। बलोचिस्तान जो है वो आपको पता ही है कि उसमें तो और मामला होते हैं सियासी तौर पे। इसलिए ये चीज है कि अगर पंजाब और केपी में इलेक्शन हो तो वफाकी हुकूमत के लिए डेफिनेटली बड़ा मुश्किल फैसला होगा। बड़े मेहरबानी इमरान, थैंक यू मुश्किल सो होगा। थैंक यू सो मच। जी। बात बिल्कुल ठीक की है उन्होंने, और हमने काफ़ी बात की है इस हवाले से। जो हमारे सवाल थे उनके सामने हमने रखे। यकीनन यही सवाल आप सबके दिमाग में भी है कि कल रात हुआ क्या है, लेकिन अब आगे क्या होगा ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। ऑल्दो हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और सर आजकल आपको पता है सीज़न है शादियों का, और उसके बाद सीज़न है नॉर्दर्न एरियाज़ को विजिट करने का। लेकिन सैलाब के बाद आपको पता है कि सैलाब की सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उसके बाद अगर हम कलाम की बात करें, नारान कागान की बात करें, तो इन इलाकों को दोबारा से ठीक करना उन कंपनीज़ का बहुत बड़ा रोल है सर, जो कि बेसिकली ट्रैवल कंपनीज़ है, टूर कंपनीज़ है, जो कि एक सियाहत के ऐसे पाकिस्तान के ऐसे पॉजिटिव इमेज को पोर्ट्रे करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन पाकिस्तान में भी। और सर मुझे ऐसा लगता है कि जो हादसा 1 साल पहले मरी का हुआ था, उसके बाद अब सिचुएशन ऐसी है कि लोग ज़्यादा रिलाय करते हैं कि ट्रैवल कंपनीज़ के साथ जाया जाए, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन फुल प्रूफ होती है, सिक्योरिटी फुल प्रूफ होती है। तो वन स्टॉप सोल्यूशन बहुत सारी कंपनीज ऐसे ऑन बोर्ड काम कर रही है, जिस पर आप खानदान भी रिलाय करते हैं, और एज ए इंडिविजुअल आपने जाना है तो भी आप रिलाय कर सकते हैं। ऐसी कंपनी हमारे साथ मौजूद है। अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद में। हरमीत पाजी के साथ है, सीईओ है नियाजी ट्रेवल्स के। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और ओवर टू यू हरमीत साहब। हमीद साहब को शायद आवाज़ नहीं जा रही अभी तक। जी बिल्कुल, सोहाब ने दुरुस्त फरमाया कि गुज़िश्ता साल जिस किस्म का सानिया हुआ था तो उसके बाद बड़ी सूरत हाल ख़राब थी, और लोग जो हैं कोशिश कर रहे थे कि ना जाए ऐसे इलाकों में। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि चीज़ें दोबारा बदल रही हैं और लोग जो है घरों से निकल रहे हैं। और अतुर्रहमान खान नियाजी साहब हमारे साथ हैं, तो इनसे गुफ्तगू करेंगे। सर आप मुझे ये बताएं कि आजकल जिस तरह सर्दियाँ उरूज पर हैं, बर्फबारी हुई है, नई नई शादियाँ हुई हैं, लोग हनीमून पे भी जा रहे हैं, तो मतलब ये सवाल है कैसा जा रहे हैं, कौन से इलाकों की तरफ लोग जो है वो जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग पब्लिक। जैसा कि आपने सवाल किया है, क्योंकि आजकल विंटर्स का सीज़न चल रहा है और स्नोफॉल है पूरे पाकिस्तान में, और स्नोफॉल का सीज़न चल रहा है, तो मोस्टली लोगों की प्रेफरेंस ये होती है कि नज़दीक तरीन इलाके जो इस्लामाबाद या लाहौर से जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो नज़दीक तरीन इलाके प्रेफर करते हैं कि वहाँ वो विज़िट कर सकें। लाइक उनके वीकेंड्स पे जो डेज़ होते हैं उनको वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। तो जो इस्लामाबाद के करीब इलाके जैसे स्वात हो गया, मरी हो गया, नथिया गली हो गया या गलियात हो गए, ये सारे इलाके जहाँ पे स्नोफॉल हो रही होती है, तो इनको लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। और चूँकि एज अ ट्रैवल कंपनी हम ग्रुप टूर्स ऑफ़र करते हैं, तो उसमें ज़्यादा लोगों के लिए आसानी ये हो जाती है कि हम सारा प्लान कर रहे होते हैं और उनको हम एक पूरी आइटनरी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उनका डे वाइज प्लान होता है, और उसमें आपके मील्स इंक्लूड होते हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट इंक्लूड होती है, आपकी अकोमोडेशन हम इंक्लूड करते हैं उसमें, ताकि जो फैमिली भी जाना चाह रही है तो उनके लिए आसानियाँ पैदा हों, उनके जो ट्रिप है उनको वो ईज़िली इंजॉय कर सके अपनी फैमिली के साथ जो टाइम उनके गुजारना है। जी हरमीत, अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, स्कर्दू, ये इलाके नॉर्दर्न इलाके जितने हैं, एक तरफ मरी का रुझान कभी ज़्यादा हुआ करता था, अभी जिस किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं तो कम लोग जो हैं वहाँ की तरफ जाते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या बर्फबारी नहीं हुई है या वो खौफ जो है वो उसी तरह बरकरार है? असल में इसकी बेसिक जो वजह थी वो लास्ट ईयर का जो मरी का इंसिडेंट हुआ था, उसकी वजह से टूरिज़म पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि उस इंसिडेंट की वजह से काफ़ी सारी फैमिलीज़ में ये खौफ पैदा हो गया था कि अगर हम स्नोफॉल में ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक लाइव स्नोफॉल हो रही है और हम कहीं स्टक कर जाते हैं ट्रैफिक के अंदर, और लाइव स्नोफॉल हो रही है, और उसमें फिर हमारे साथ क्या होगा, लाइक वहाँ की कंडीशंस कैसी होंगी। और जिस तरह से लास्ट ईयर मरी के लोगों ने बिहेव किया उन लोगों के साथ, उन फैमिलीज़ के साथ, प्राइसेस होटल्स की, और 10 रुपए की चीज़ 40-50
50 भी एग्जैक्टली वहाँ पे आप इवन आप सोचें कि 5,000 का जो रूम है वो आपको 50,000 to 70,000 में मिल रहा था। तो उसकी वजह से भी लोगों के अंदर एक खौफ था, और दूसरा जितनी ज़्यादा वहाँ पे अमवात हुई लास्ट ईयर, उसकी वजह से भी लोगों में ये खौफ है कि यार हम बच्चों के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो हम इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, और आगे से हमें अगर इस तरह का कोई सानिया खुदा न खास्ता में इस तरह की चीज़ हमें मिल जाती है, तो उसकी वजह से फिर वो कोशिश ये करते हैं कि हम लाइव स्नोफॉल में ट्रैवल ना करें तो अच्छा है। जी सुहा। अच्छा ठीक है, तारमन साहब ये बताएगा कि रिसेंटली आप लोगों ने इंटरनेशनल टूर्स जो है उसका भी आगाज़ किया है। पहले तो मतलब आपने अगर वीज़ा लगवाना है तो वीज़े की प्रॉब्लम हो जाती थी, और मेरे ख्याल से हम क्लियर कर लें, हमारी आवाज़ वहाँ जा रही है। रवीर पाजी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि रिसेंटली आप लोगों ने इंटरनेशनल टूर्स भी शुरू किए हैं। पहले ये होता था कि आपने वीज़ा लगवाना है, वो सारा प्रोसेस आपने खुद करना है, फिर वहाँ स्टे का प्रोसेस, खाने का, वहाँ की लोकल ट्रांसपोर्टेशन का। अब वन स्टॉप सोल्यूशन होती है ऐसी कंपनीज, तो आप लोग ये कस्टमाइज्ड ट्रिप्स ऑफर करते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है और कैसे लोग इससे ज़्यादा अच्छे से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? जी सुहा, जैसे आपने सवाल किया कि बेसिकली पहले लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी कि वो ख़ुद विज़िट करें, एम्बेसीज जाएं और वीज़ा प्रोसेस पूरा करवा के और रजिस्ट्रेशन मैनुअली करवाएं। उसकी वजह से उनका एक तो टाइम जो होता था उसमें भी ज़्यादा डिले आ जाता था। लाइक आपने एप्लीकेशन एक सबमिट की मैनुअली, और उसके ऊपर फिर आपको कोई रिस्पांस आया, और फिर वीज़ा एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का आपको जो एप्लीकेशन आई है उसमें भी टाइम डिले आ जाता था। तो हमने जो सर्विसेज अभी हम ऑफ़र कर रहे हैं उसमें रिसेंटली हमने अपनी वेबसाइट लॉन्च की है niazitours.pk के नाम से। उसमें यह है कि हमने एक कस्टम ट्रिप का ऑप्शन हमने एक प्रोवाइड किया है ऑडियंस के लिए। उसमें आपके लिए सिंपल स्टेप है, आपने एक कस्टम फॉर्म फिल करना है जिसमें आपने अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है, आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें बतानी है कि आप कितने डेज़ का ट्रिप चाह रहे हैं, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपने कब ट्रैवल स्टार्ट करना है और कब आपने उसको एंड करना है। और उसमें आपने ये भी हमने ऑप्शन दे दिया है कि लाइक आप हमसे क्या क्या सर्विसेज लेना चाहते हैं, आपने ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच इंक्लूड करवाना है, या आपने होटल अकोमोडेशन लेनी है, या आपने जो ट्रांसपोर्ट लेनी है वो कितने पर्सन्स की होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमने एक कस्टम फॉर्म के अंदर ऐड कर दी हैं, जिसमें अगर आप विज़िट कर रहे हैं वेबसाइट तो आपको एक वन स्टेप सोल्यूशन मिल गया कि आपने जस्ट एक फॉर्म सबमिट किया एंड हमारी टीम में से आपको इमीडिएटली हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेगा एंड आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंगली आपको एक प्लान और एक आपको आइटनरी प्रोवाइड की जाएगी जो सिर्फ आपके लिए होगी। आपने खाने पीने की बात की तो वैसे मुझे कुछ याद आ गया कि हमारे दोस्त हमारे साथ टूर पे थे, तो जब खाने पीने की बात आती तो वो कहते थे मैं एक ब्रेड के स्लाइस पे गुजारा कर लूँगा। ऐसे लोग भी होते हैं। वैसे आपसे जानना चाहूँगा पाजी कि बैनुल-अक़वामी टूर्स जो आप मुख्तलिफ ख़ासकर पाकिस्तानी कौन सा मुल्क जो है उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, उनको ख्याल होता है कि वहाँ पे जाके वो ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं और कहीं ना कहीं पैसों को भी देखना पड़ता है ना पाजी, ज़्यादा खर्च ना बजट आउट ना हो जाए। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात की उसमें पाकिस्तानी जितने भी हैं उनकी ज़्यादा प्रेफरेंस इन डेज़ में ये होती है कि वो टर्की या दुबई को प्लान कर ले ट्रिप, क्योंकि दुबई हमारे पाकिस्तानियों के लिए एक तो वीज़ा ईजी है प्रोसेस कराना एंड टर्की का ये होता है कि यूरोप कंट्रीज़ में शुमाल होता है तो उसके लिए वीज़ा एक्सेप्टेंस जो है उसमें थोड़ा सा इशूज़ आते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं टर्की के लिए तो उसमें थोड़ा सा इशूज़ बनते हैं। बट जो ज़्यादातर पाकिस्तानीज़ होते हैं उनके लिए क्योंकि दुबई का ट्रिप जो होता है वो इकोनॉमिकल भी पड़ता है उनको और कम डेज़ का ट्रिप होता है। लाइक आपकी अगर वेकेशंस 5 to 7 डेज़ के अंदर आपने ट्रैवल करना है तो 5 to 7 डेज़ के अंदर आप दुबई इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। एंड साथ में मालदीव्स या श्रीलंका के जो ऑप्शंस हैं उनको हमारे पाकिस्तानी जो हनीमूनर्स हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा तारिमा साहब ये बताएगा कि इस सारी सिचुएशन जो कैमरामैन है ना, इन्होंने नई शादी की तो मैंने इनको भी पार्सल करना है। मुझे ये पता है कि डोमेस्टिक जो टूरिज्म है पाजी, डोमेस्टिक टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इन दिनों में ख़ासकर सर्दियाँ हैं, गर्मियों में तो हम देख रहे हैं टूरिस्ट जो है सवात नॉर्दर्न एरिया मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाते हैं। इन दिनों क्या लगता है कि क्या कम हो जाते हैं टूरिस्ट या ज़्यादा हो जाते हैं और किन किन इलाकों की तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है? ज़ाहिर बात है बर्फीले इलाकों में ही जाएंगे। जी जी बिल्कुल, बनिस्बत गर्मियों के सर्दियों में टूरिस्ट बहुत कम होते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक हमारे यहाँ वैसी सर्विसेज या वैसी हमने सहूलियात नहीं प्रोवाइड की हुई जैसे कि बाहर आपको मिल जाती हैं। लाइक अगर आप स्विट्ज़रलैंड की एग्जांपल लें तो स्विट्ज़रलैंड में विंटर टूरिज़म जो है वो ज़्यादा है बजाय बनिस्बत समर टूरिज़म के। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर आपको मिला हुआ है, प्रॉपर होटलिंग है, आपकी जो रोड कंडीशंस हैं वहाँ पे होता है कि लाइक अगर लाइव स्नोफॉल भी इवन हो रही है तो उनकी मशीनरी आपको 24/7 अवेलेबल होगी और वहाँ पे आप स्टक नहीं करते, ट्रैफिक नहीं, आपको इश्यूज़ नहीं आते क्योंकि आपको रोड्स क्लियर मिलते हैं।
पाकिस्तान में मेजर इश्यूज़ हैं, जैसे अभी इन दिनों के हालात में आपको बताऊं तो नारान का खान फुल क्लोज्ड होता है, बाबू सर टॉप क्लोज होता है, जो कि मेन एक हमारी शाहराह है जो कि हमें इस्लामाबाद से कनेक्ट करती है गिलगित को, जो बाबू सर टॉप के थ्रू है। तो वो इन दिनों में क्लोज होती है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है और उसको हम क्लियर नहीं कर पाते, और उसका हमने कोई अल्टरनेटिव रूट भी नहीं दिया हुआ जो कि ईज़िली आपको गिलगित तक पहुँचा सके। एक रूट है जो कि बेशाम का रूट है, लेकिन बेशाम का रूट का इशू ये है कि वो बिल्कुल सुनसान इलाका है, वहाँ पे रास्ते में आपको होटलिंग नहीं मिलती इजीली, आपको खाने का रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं अवेलेबल, और जो वो रोड है वो रोड भी इवन इतना अच्छा नहीं है कि आप फैमिली के साथ अकेले अगर ड्राइव कर रहे हैं उस रोड पे तो आपको वो इतना कंफर्टेबल सफ़र मिलेगा। तो उसकी वजह से ये होता है कि विंटर्स में टूरिस्ट बहुत कम हो जाते हैं पाकिस्तान में, और ज़्यादातर लोगों का रुझान ये होता है कि आप सवात चले जाएँ, क्योंकि सवात की इस्लामाबाद से ड्राइव जो है वो 3.5 आवर्स है हार्डली, तो वो ईजिली इस्लामाबाद से सवात जाके और वीकेंड पे 2 डेज़ 3 डेज़ का ट्रिप करके वो वापस आ सकते हैं। तो जो मेजर इश्यूज़ पाकिस्तान में आते हैं वो यही है कि आपको प्रॉपर मशीनरी अवेलेबल नहीं है, कि अगर आपको लाइव स्नोफॉल हो रही है तो वो इमीडिएटली वो रोड्स क्लियर हो पाए, तो ये ज़्यादा एक बड़ा इशू है पाकिस्तान में। अच्छा हरमीत, उसमें एक और चीज़ और भी है जी, हरमीत एक और चीज़ और भी है, वो भी इनसे पूछना चाहूँगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि हम जब जाते हैं सवात वगैरह में भी या मरी या गलियात में तो फैमिली के साथ गए हैं, अब फैमिली के साथ गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने के ही चले गए, उसके अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं है। दूसरे वॉशरूम्स हो गए, इस तरह की किल्लत बहुत ज़्यादा होती है जिसकी बुनियाद के ऊपर दूर दराज इलाकों में लोग सफ़र नहीं कर पाते और हुकूमत की तरफ कोई तवज्जो भी नहीं है। जी, जैसा आपने कहा है कि हुकूमत ने इसके ऊपर कोई ऐसा फोकस नहीं किया टूरिज़म के ऊपर, बट जो हम ट्रैवल एजेंसीज़ ने हमने जो चीज़ एक्सपीरियंस की है, लाइक 2017 में टूरिज़म का रुझान पाकिस्तान के अंदर बढ़ा था, जहाँ से टूरिज़म ने पीक पकड़ी थी, जिस सीज़न के अंदर टूरिज़म बेसिकली पाकिस्तान में इवॉल्व कर रही थी। 2017-2018 में ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे थे पाकिस्तान में, तो उसमें जब PTI की गवर्नमेंट थी तो PTI की गवर्नमेंट ने रोड कंडीशंस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया, और जो गलियात है या KPK, ख़ास तौर पर KPK में अगर आप जाते हैं तो KPK में आज से 5 साल पहले अगर आप जाते तो आपको कहीं ऐसे रोड्स नहीं अवेलेबल होते थे जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पे जा सकते थे। आपको हमेशा हर जगह जीप्स हायर करनी पड़ती थी ताकि आपको वो उन एरियाज़ तक लेके जा सकें। और जो सेकंड बात आपने की एक्टिविटीज़ बिल्कुल आपने कहा कि फैमिलीज़ जाती हैं और वहाँ पे ज़्यादातर उनको क्या होता है कि आपने खाना खा लिया अच्छी जगह पे या आपने साइट सीइंग कर ली और वापस आ गए। तो अभी जो रुझान बढ़ रहा है लोगों का, वो ज़्यादातर रुझान सवात की तरफ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मालम जब्बा में एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक आपकी स्कीइंग हो जाती है, चेयर लिफ्ट आपको वहाँ पे अवेलेबल है, आपको जिप लाइन वहाँ पे अवेलेबल है, और बहुत इकोनॉमिकल होता है आपका ट्रिप। लाइक आप इवन अभी तो रुझान ये बढ़ रहा है कि लोग 1 डे ट्रिप करके भी मालम जब्बा से वापस आ जाते हैं, और 3 से 4 एक्टिविटीज़ करके वो लोग ईजिली 1 डे ट्रिप में कवर करके और वापस आ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं बाजी कि अब आपने जिस तरह फरमाया, जिस तरह चीज़ें हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी जो कंपनी है क्या प्लानिंग होता है इन दिनों में, किस किस्म के जो पार्टिसिपेट अगर हम देखते हैं तो अमूमन नौजवान जो है वही करते हैं, या जो हमारे दोस्त ये जो बैठा है वैसे इसको देख के भी थोड़ा सा हो जाती है तकलीफ, शादीशुदा जो लोग हैं वो कर लेते हैं, लेकिन क्या प्लान आप लोगों को क्या होता है, कितने दिनों का प्लान करते हैं, फिर उसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उनको लेके तो जाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि ये चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी, हम देंगे, लेकिन फिर उसके बाद जो है बहुत सारी कंपनी से लोग गिला करके शिकवा करके वापस आते हैं और कहते हैं कि भैया पैसे लेके लूट लिया है। बिल्कुल आपने सही बात फरमाई कि पाकिस्तान में अभी भी ये एक इशू, मेजर इशू ये है कि फैमिलीज़ और इवन बैचलर्स या जो भी लोग सोलो ट्रैवलर्स हैं वो कंपनीज़ पर ऐसा ट्रस्ट नहीं कर पाते जैसा बाहर लोग करते हैं कंपनीज़ के ऊपर। उसकी मेजर रीज़न यही है कि जो कंपनीज़ आपको कमिटमेंट करती हैं आपके साथ वो फुलफ़िल नहीं कर पाती ड्यूरिंग ट्रैवल आपका। अच्छा। तो जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम लास्ट 6 ईयर से इस फील्ड के अंदर हैं और हमारा जो सक्सेस रेशियो है ट्रिप्स का वो अबव 90% है, जिसमें हमारे पास अबव 20,000 कस्टमर्स हमारे हर ईयर के अंदर हमारे साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो उसमें जो हमारी कमिटमेंट होती है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ 30+ जो है वो गाइड्स अवेलेबल हैं फ्रॉम इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची, जहाँ से हमारे डिपार्चर्स होते हैं। और उसमें ये होता है कि आपके साथ जो हमने कमिटमेंट की है प्रॉपर आपको एक PDF फाइल शेयर की जाती है जिसमें हमारी जो हम आपके साथ कमिट कर रहे हैं चीज़ें, जो हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे वो सारी आपको एक चीज़ें प्रॉपर एक प्लान हम प्रोवाइड करते हैं और उसमें मेंशन करते हैं कि ये सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इवन हम आपकी जो पेमेंट का प्रोसेस होता है वो हम आपके लिए बड़ा ईजी कर देते हैं कि अगर आप
हमारे साथ पेमेंट कर रहे हैं, एक ट्रिप आपने बुक किया है और उसके लिए आप कुछ एडवांस पेमेंट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इश्यूज़ लोगों को ये होता है कि हमने अगर पेमेंट कर दी तो बाद में कंपनीज मुकर गई, उन्होंने ट्रिप कैंसिल कर दिया या हमें ले के नहीं गई। तो उसके लिए हमने लोगों को बड़ा एक ईजी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम उनसे 30% एडवांस पेमेंट जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद ये बड़ा दिलचस्प हमारा सेगमेंट है जो हम करने जा रहे हैं और सोशल मीडिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल के हवाले से है। वो ये है कि एक तरफ तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आदमी हर वक्त अपनी एक्टिविटी, अब मैं फ़लाँ जगह हूँ, अब मैं फ़लाँ रेस्टोरेंट में हूँ, अब मैं फ़लाँ दोस्त से बात कर रहा हूँ, अब मैंने बीवी को ये कहना है, अब मैंने ये पैगाम देना है, ये कर रहा है। और दूसरी तरफ इस खौफ का शिकार है कि कहीं मैं मिस आउट ना कर रहा हूँ, मतलब फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं मैं ये तो इसका शिकार तो नहीं हो गया, खौफ का शिकार होता जा रहा हूँ कि अगर मैं कहीं सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एक्टिविटी नहीं लगाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस हवाले से अली अजमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नफ्सियात हैं, इनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली अजमल साहब। वालेकुम सलाम। ये पहले तो यही बताइए कि सोशल मीडिया के ऊपर ये खौफ कि कहीं मैं पीछे न रह गया हूँ, कहीं मैं बाहर ना हो गया हूँ, ये बढ़ गया है और इसकी वजूहात क्या है, इससे बचने के तरीक़ेकार क्या है? जी यकीनी तौर पे सोशल मीडिया के इस्तेमाल से ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये जो एक पीछे रह जाने का खौफ, एक जैसे किसी की ट्रेन छूट गई है, ये तरह की इस तरह का जो एहसास है, नो डाउट सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसमें अगर इसका हम फियर ऑफ मिसिंग आउट फॉर्मों के बारे में डिस्कस करें तो देखें ये एक एहसास है, एक परसेप्शन है, एक फीलिंग है लोगों की कि कहीं दूसरे लोगों की जो लाइफ है वो मुझसे बेहतर तो नहीं, मेरी लाइफ में कोई चीज मिसिंग है, दूसरे लोग मुझसे अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो ज्यादा सेटिस्फाइड हैं लाइफ में, उनके पास ज्यादा मटेरियल गेन्स हैं, उनके पास ज्यादा लाइफ में सक्सेस है। अब अगर इसी को सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सोशल मीडिया जब इतना आम नहीं था तो लोगों के आम तौर पे इंटरेक्शन महदूद होते थे, लोगों के पास एक दूसरे की इंफॉर्मेशन कम होती थी। अब सोशल मीडिया के इस्तेमाल से ये हुआ कि हर चीज हम पोस्ट करते हैं, मुख्तलिफ तरह की एप्स पे हर वक्त हम बिजी रहते हैं। और इसमें देखें कि यकीनी तौर पे ज्यादातर लोग, जैसे अभी भी आपने इंट्रोडक्शन में भी जिक्र किया कि ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे अपनी अच्छी चीजें पोस्ट करते हैं, जैसे कोई रेस्टोरेंट में खाना खाना, कोई बड़ी अच्छी सी पिक्चर ले ली और उसके बाद कोई भी अपनी लाइफ की जो अचीवमेंट। अब देखने वालों को ये एक तासुर मिलता है कि शायद फलां की लाइफ में शायद बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, हर वक्त उसकी लाइफ में सक्सेस ही है, वो शायद घूम फिर ही रहे हैं, हर वक्त आउटिंग कर रहे हैं फैमिली के साथ, जो कि मैं नहीं कर रहा, मुझे भी करनी चाहिए। अब ये जो फीलिंग है जो कि सोशल मीडिया के हम इस्तेमाल की वजह से जो महदूद परसेप्शन हम डेवलप कर लेते हैं, उसकी वजह से फिर जो फियर ऑफ मिसिंग आउट लोगों में आ रहा है कि कहीं मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा। अच्छा अली एक और बात बताएगा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, यहाँ पर ये चीज़ ऐड कर ले कि जब ये फियर ऑफ मिसिंग आउट फोमो की वजह से दो तरह के लोग हमारे सामने आ रहे हैं। एक वो जो होते कुछ नहीं है लेकिन वो फेक होने का इतना दावा करते हैं ऑन सोशल मीडिया के, जो चीज़ आपके पास नहीं भी है, कोई गाड़ी अच्छी खड़ी उसके साथ फोटो खिंचवा ली, कोई कपड़े आप अच्छे नहीं भी है, किसी से बोरो किए कपड़े पहने और फोटो लगा दी। एक उस तरह के लोग बिल्ड होते हैं इस फोमो की वजह से। एक वो होते हैं जो सब कुछ देख के एहसास से कम तरी का शिकार हो जाते हैं। ये दोनों चीज़ें आजकल हमारे नौजवानों में बड़ी कॉमन है। इससे ये मुनाफकत का फैक्टर भी हो सकता है, फेकिज्म कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, इससे कितना नुकसान देर तक पहुंचाएगा। देखिए नुकसान तो ऑब्वियसली इसका पर्सनैलिटी पे होता है, जैसे कि आपने दो रिएक्शंस का जिक्र किया कि लोगों को देख के कुछ लोग फिर आर्टिफिशियल बनना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ इसको अपने ज़रा पर्सनैलिटी के ऊपर या अपनी शख्सियत के ऊपर इसको ज़रा सवार कर लेते हैं। अब ये दोनों ही एक्सट्रीम रिएक्शन हैं, ये रिएक्शन एक ही तरह के, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अब एग्जैक्टली अब अगर हम बात करें कि इसके नुकसानात क्या हैं तो देखें, सबसे पहले तो इससे किसी भी शख्स की जो लाइफ की सेटिस्फेक्शन है वो बहुत बुरी तरह से हर्ट होती है, उसको लगता है कि शायद मेरी लाइफ में कोई अच्छी चीज ही नहीं है। उसकी वजह से फिर आप देखें हैप्पीनेस लोगों में आजकल बहुत कम है, कहीं कहीं हमें एक्चुअल में रियली लोग जो हैं हैप्पी नजर आते हैं, जिसका इफेक्ट फिर लोगों की सेल्फ एस्टीम पे होता है और फिर हम एक आर्टिफिशियल सी रेस में लग जाते हैं कि जिससे हम मुतमिन लाइफ से नहीं हो रहे, लेकिन हमने इतनी ज्यादा जो शोइज्म हम में आ गई है, हम इतना ज्यादा प्रिटेंड कर रहे हैं कि जो हमारी रियल सेल्फ है वो कहीं पे दब के रह गई।
उसका नतीजा क्या निकल रहा है? हमारे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। जानना चाहूंगा, जिस तरह आपने सोहा ने मेंशन किया उन लोगों को, खासकर जो लोग तस्वीर देखते हैं, वीडियोस देखते हैं लोगों की, और कहीं ना कहीं बीमार हो जाते हैं। मुझे थोड़ा किस्सा याद आ गया। मेरा एक दोस्त है इंडियन पंजाब से, गुरिंदर सिंह, तो वो था तो ड्राइवर वहाँ पे, लेकिन किसी बड़े गोरे की गाड़ी आती थी या किसी मलाई की गाड़ी आती थी या चाइनीज़ की, तो वो तस्वीर लगा लेते थे और साथ में लिखते थे कि मेरी नई गड्डी, वड्डी गड्डी, निक्की गड्डी। और बाद में ये होता कि पूरा गांव पागल हो गया था कि साढ़े वैसे वीज़ा भेजो पाजी, असी इतने नहीं रहना। इस किस्म के हालात उसने क्रिएट किए थे। तो ये जो लोग होते हैं, इस किस्म की सेल्फीज लेते हैं, क्या ये भी नफसियाती तौर पर ठीक नहीं होते पूरे? देखिए, जहां तक थोड़ा बहुत शो ऑफ का ताल्लुक है, तो ये तो इंसान की एक हिस्स है। हर इंसान को जैसे बनना संवरना अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा अपने आप को प्रिटेंड करना, इसमें तो बहरहाल कोई हर्ज नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत एग्जैक्टली। लेकिन जिस तरह का आपने जिक्र किया, तो ऑब्वियसली जी ये कोई बिहेवियर, इस तरह का बिहेवियर किसी भी तरह से इंसान की, अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव में किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं है। अक्सर ऐसे लोग अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जिसके पीछे नो डाउट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एक एलिमेंट वो बहुत इसमें सेंट्रल रोल प्ले करता है। कि क्योंकि देखें, जो एक नॉर्मल इंसान है वो अपनी जिंदगी में मुतमिन रहता है और अपनी लाइफ से मुतमिन रहता है। लेकिन अगर हम कोई चीज पोस्ट करके, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि किसी अच्छी गाड़ी के साथ अपनी पिक्चर लेके वो पोस्ट कर दिया, और ये जो हम प्रिटेंड कर रहे होते हैं ना, असल में ऐसे लोग अपने आप से लड़ रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज अली साहब, एक और चीज आप यहाँ पे ऐड करें। मैं इस टॉपिक के टोटल फेवर में हूँ भी और नहीं भी। देखिए, आजकल हर दूसरा बंदा ये भी आपको समझाता है कि यार यू शुड स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, आपको सोशल मीडिया पे होना चाहिए। मैं हरमीत पाजी लास्ट टाइम यहाँ पे, तो मैंने कहा इंस्टाग्राम यूज़ किया करें, उसके बड़े सारे फायदे हैं। तो इसमें हम अगर इस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो यस, सोशल मीडिया ज़रूरी भी है। अब अक्सर औकात मैं सर को देखती हूँ, सर ट्विटर पर देख रहे होते हैं, ज़रूरी होता है, इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। तो बीइंग ऑन सोशल मीडिया इट्स अ ट्रेंड, प्लस ये ज़रूरी भी है। इत्तेदाल कैसे किया जाए, दैट्स अ क्वेश्चन कि आपने किस तरह से अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ को बैलेंस करना है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया आजकल जरूरत है, और कोई शख्स भी इसकी इंपॉर्टेंस से डिनाई नहीं कर सकता। हमें लोगों के साथ कनेक्टेड रहना है और उसमें हमें इसकी जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो शायद हम प्रोफेशनली या सोशली पीछे रह जाएंगे। ये एक जरूरी चीज है। लेकिन मसला यहाँ पे सिर्फ इसके इस्तेमाल का नहीं है। अगर कोई प्रोफेशनली या किसी और तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट रहने के लिए यूज करता है, दैट इज फाइन, बल्कि ये बहुत अच्छी बात है। अब इसका जो एक्सेसिव यूज है कि हम आजकल एडिक्शन की हद तक सोशल मीडिया का यूज बढ़ गया, और इसमें ये चीज है कि हम लोग अपनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, जो कि हमें फौरी तौर पे कुछ काम करने हैं, उसको छोड़ के हम ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे अपना जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट्स हमारी पर्सनल लाइफ पे आ रहा है। फैमिलीज में झगड़े हो रहे हैं, बच्चों के इतने मसले हो रहे हैं, उसके अलावा हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो बड़े आर्टिफिशियल रह गए हैं। और ये जो हम एडिक्शन की स्टेज पे चले जाते हैं, जहां पे हम अपनी बहुत सारी चीजें मिस आउट कर देते हैं, डेली एक्टिविटी, वहां पे हमें एक रेड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि ये अब एक प्रॉब्लमेटिक इशू बन गया है। अब इसी को अगर हम अपने ये जो फोमो के पर्सपेक्टिव में देखें, तो देखें इससे ये जो लोग अडॉप्ट करते हैं ये फिगर, उनको जो लगता है कि शायद मेरी कोई ट्रेन छूट गई है, शायद कुछ लोगों के पास कोई ऐसी चीज आ गई है जो मेरे पास नहीं है। इस पर्सपेक्टिव में ये जो फीलिंग जिस बंदे में है, उस बंदे पे हमें फोकस करना चाहिए। लोगों को अपने ऊपर फोकस करना चाहिए कि सोशल मीडिया और ये जो दूसरी तीसरी जो आजकल लाइफ है, नो डाउट दिस इज वेरी मच नेसेसरी, इसमें होना चाहिए, लेकिन आपको अपनी लाइफ से जरा सेटिस्फाई भी होना चाहिए। ये नहीं है कि जिसको देखा उसी के पीछे भागना शुरू कर दिया। वो जैसे कहते हैं ना कि जाता हूं हर एक राहजन के साथ, पहचानता नहीं अभी रहबर को मैं। तो बेसिकली हर शख्स को हम जब फिर एक कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, एग्जैक्टली इसको ये बताइए, ये हमने अपनी प्राइवेट जो जिंदगी है उसका खात्मा कर दिया एक तरह से, मतलब तन्हाई का खात्मा कर दिया। तन्हाई भी बड़ी जरूरी होती है। और दूसरी तरफ आप जैसे बता रहे हैं, एहसास कमतरी का शिकार कर लिया अपने आप को, तो इसको निपटने के लिए, इससे निजात हासिल करनी है, फिर क्या किया जाए? देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो सोशल मीडिया का यूज़ है वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। जब आप देखें
कि आप सोशल मीडिया के इतना यूज कर रहे हैं कि अब आप लोगों से ज्यादातर वर्चुअली कांटेक्ट कर रहे हैं, आपके जो रियल रिलेशनशिप है, जो रियल वर्ल्ड में, वो इफेक्ट हो गए हैं, तो ये एक रेड लाइन है। आपको जब अपने जो रेड साइंस हैं उनको देखना चाहिए कि मैं लाइफ में रियल वर्ल्ड से ज्यादा मैं वर्चुअल वर्ल्ड में कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं इन्वॉल्व हो गया या हो गई। जब आप ऐसा महसूस करें कि जी अब ये वाकई कुछ ज्यादती हो गई मुझसे अपनी इन्वॉल्वमेंट में, तो फिर आपको थोड़ा सा यहां पे एक बैकफुट पे आना चाहिए। लोगों से हमें मिलना चाहिए। देखिए दुनिया में कोई शख्स भी वो तन्हा जिंदगी नहीं गुजार सकता। इंसान को इंसानों से मिलने की, इंटरेक्शन की जरूरत रहती है। और जहां तक आपने ये तन्हाई की बात की, यकीनी तौर पे आप का कहने का मुराद मी टाइम है कि आजकल लोगों के पास मी टाइम नहीं है कि अपने आप के साथ कुछ वक्त गुजारना आजकल लोगों की ना तो ये आदत है और ना ही वो ये चाहते हैं। मैं यहां पे यही सुजेस्ट करना चाहूंगा, बल्कि अक्सर मेरे पास क्लिनिक पे काफी सारे जो लोग हैं जो कि जिनको मुख्तलिफ किस्म के नफ्सियाती इमराज हैं, उनमें से कुछ बाकायदा तौर पे पेशेंट हैं और कुछ अभी इतने सीवियरिटी की हद तक उनको डिसऑर्डर नहीं हुए। तो मैं तकरीबन हर शख्स को ये सुजेस्ट करता हूं, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, कि हर शख्स के पास एटलीस्ट दिन में कुछ मिनट एक मी टाइम होना चाहिए। वो टाइम आप अपने साथ गुजारें, वो सिर्फ आपका टाइम होना चाहिए। आप उसमें कुछ वॉक कर सकते हैं, कुछ आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ अपने आप को टाइम अली, आपको याद होगा हमारे टीचर्स हमसे कहा करते थे कि एट द एंड ऑफ द डे, सोने से पहले आपने रिकॉल करना है कि आपने आज सारा दिन क्या क्या किया है। वो दरअसल खुद एहतसाबी का वो प्रोसेस था जो हमें वो करने के लिए कहते होते थे। अली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर और बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। मैं कहती हूँ इस पूरे टॉपिक को इस पॉइंट पे कि सर बचपन में याद है डायरी लिखते होते थे और उस डायरी को बंद करके 7 लोगों से छुपा के रखते थे और आज उसमें वो पर्सनल बातें लिखी होती थी। आज एक पर्सनल चीज़ जब हम स्टेटस के तौर पर लगाते नहीं और 10 लाइक 10 मिनट में अगर ना आए तो हमें एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। इसका डिफरेंस थोड़ा सा फील करें तो शायद आपकी ज़िंदगी सोशल मीडिया को देखने के बाद आसान हो जाएगी। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम। वाजिब ब्रेक के बाद कल जो मैच हुआ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, उसमें अजीब तरह का उतार चढ़ाव आया। यानी स्टार्ट जब हुआ मैच का, पहले ही ओवर में नसीम शाह ने पहली विकेट हासिल कर ली। उसके बाद केन विलियमसन और जो उनके ओपनर हैं उन्होंने ऐसी पिटाई शुरू की, 7 साढ़े 7 रन पर ओवर की एवरेज के ऊपर रन्स करने शुरू किए। तो यूँ लगता था कि न्यूजीलैंड कोई तकरीबन 350 साढ़े 300 रन्स कर लेगा। लेकिन फिर हमारे स्पिनर आए और उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदें की और न्यूजीलैंड को महदूद कर दिया। आखिर में फाइनली 261 रन्स पे। लेकिन पाकिस्तान ने जब खेलना शुरू किया तो शुरू से ही अपने ऊपर सवार कर लिया और बड़े ही बुरी परफॉर्मेंस रही, सिवाय बाबर आजम के, जिनकी भी पर ओवर रन्स करने की औसत कोई इतनी अच्छी नहीं रही। तो पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके पे हारा, 182 रन पे सारी टीम आउट हो गई। तो अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सारे मैच को अगर आप देखें तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ओवरऑल को बहुत अच्छी नहीं रही। तो इसके बारे में ज़रा फरमाइए। बिल्कुल रऊफ भाई, जो पहले मैच में जिस तरह पाकिस्तान ने डोमिनेट किया था, तो विद इन 48 आवर्स आप देखें कि एंटी क्लाइमेक्स हो गया। हमने पहले गेंद पर विकेट जरूर ली, लेकिन उसके बाद जिस तरह हमारे फील्डर्स ने 3 कैचेस ड्रॉप किए, डेवन कॉनवे जिनका मोहम्मद नवाज ने अपनी गेंद पे कैच ड्रॉप किया, एक कैच विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने छोड़ा, एक हारिस सोहेल ने छोड़ा। मेरे ख्याल जो 3 कैचेस हमने दरमियानी ओवर्स में ड्रॉप किए, वहीं से न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया। लेकिन देखें, बहुत प्रोफेशनल टीम थी। पहले मैच में जिस तरह उस टीम ने थोड़ा सा लड़खड़ाई, लेकिन उसके बाद कल बिल्कुल एक वो मुख्तलिफ टीम नजर आई। हमने पहले मैच के बाद गालिबन हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। बाबर आजम ने 79 रन जरूर बनाए, लेकिन वो टेस्ट स्टाइल में बैटिंग कर रहे थे। उसके बाद आप देखें, पाकिस्तान के बैट्समैन स्टंप भी हो रहे थे, रन आउट भी हो रहे थे, कैच भी हो रहे थे। लग रहा था कि हमारी टीम के पास कोई प्लान नहीं है। अगर प्लान था तो वो फिर न्यूजीलैंड ने इतना हावी हो गए वो लोग। दुनिया की नंबर 1 टीम है रऊफ साहब न्यूजीलैंड की, और पाकिस्तान के पास कल एक मौका था कि अगर पाकिस्तान दूसरा वनडे जीत जाता, फ्राइडे को तीसरा जीत जाता, तो क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार हम वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बन सकते थे। वो मौका हमने गंवा दिया। बहरहाल सारा क्रेडिट जो है वो न्यूजीलैंड ही को जाता है। अच्छा, और साथ में ये भी होता भट्टी साहब के
10 मैच मुसलसल जीत के हम एक रिकॉर्ड और भी कायम कर देते हैं। अच्छा खैर, इसके बारे में ये बताइए कि चाहे इमामुल हक हो, चाहे फ़खर ज़मान हो, कोई भी नहीं चला और हमारी बैटिंग बहुत बुरे तरीके के ऊपर मुतासिर हुई है। न्यूजीलैंड के अगर देखा जाए फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, दोनों डोमिनेट कर रहे थे। तो बैटिंग की इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद क्या तीसरे वनडे में आप सजेस्ट करेंगे कि हम कोई चेंजेस करें, कुछ और प्लेयर्स को खिलाएं, और वो कौन से प्लेयर्स हों? देखिए रऊफ साहब, अगर पाकिस्तान दूसरा वनडे भी जीत जाता तो टीम मैनेजमेंट का प्लान ये था कि शान मसूद, जिसको 4 दिन पहले बल्कि वाइस कप्तान बनाया, वो एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट ने क्रिएट की कि नायब कप्तान बनाया पीसीबी ने और टीम मैनेजमेंट ने अपनी अथॉरिटी शो करने के लिए शान मसूद को नहीं खिलाया। तो मुझे लग रहा है कि इमामुल हक की जगह शायद शान मसूद खेल जाए और हमारे जो दूसरे ओपनर हैं वो भी कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर रहे, तो अब्दुल्ला शफीक पीछे बैठे हुए। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर हम ब्रेव डिसीजन करें, अपने फास्ट बॉलर्स को भी रेस्ट दें। नसीम शाह ने 2 मैचों में अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन पीछे मोहम्मद हसनैन बैठे हुए, शाहनवाज धानी बैठे हुए। देखें रऊफ साहब, पहले मैच में जब पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, कल कराची का मौसम भी थोड़ा सा प्लेजेंट था, तो अच्छी खासी तादाद में कोई 8-9 हजार तमाशाई आ गए। उसमें कुछ मंचले थे, 2 नौजवान ऐसे थे जो कूद कर ग्राउंड में चले गए, सिक्योरिटी ब्रीच भी हुई। लेकिन मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सिंध पुलिस के जो चीफ हैं जावेद ओडो साहब, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 12-14 साल के बच्चे थे, उनको नहीं पता था कि कितनी सीरियसनेस है अंदर जाने की। पुलिस ने लोगों के सामने उनकी पिटाई की। अब थोड़ी देर पहले ये पता चला कि उनके खिलाफ एफआईआर कट गई है। तो मेरे ख्याल में कोई उनसे अंडरटेकिंग लेके बच्चों को अगर छोड़ दे बजाय कि एफआईआर काटे। एक बच्चा जिसका मैंने वीडियो देखा, मुझे बहुत खौफ भी आया और अफसोस भी हुआ, हाथ जोड़ रहा था कि मेरे बाप मर गए, मेरे वालदा के पास तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि मैं अपनी जमानत करवा सकूं, लेकिन पुलिस उसको मारती हुई मोबाइल की तरफ ले जा रही थी। तो थोड़ा क्राउड की तरफ से ये अननेसेसरी चीज थी, होना नहीं चाहिए थी। लेकिन मेरा तो सवाल अब पुलिस से भी है कि चले आपने एफआईआर काट दी, लेकिन वो जमला फलांग कर ग्राउंड में कैसे आए? फिर सख्त एक्शन बच्चों के खिलाफ लेकर, थोड़ा सा मेरे ख्याल में हम एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। अगर माफी तलाफी हो जाए, उनके वालिदैन से या उनकी फैमिली से अंडरटेकिंग ले ली जाए कि भाई नेक्स्ट टाइम उनको क्रिकेट ग्राउंड में आने के लिए बैन कर दिया जाए, मेरे ख्याल में ये मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से छोटी सी दरख्वास्त। वैलिड पॉइंट है सर, हम भी इसको सेकंड करते हैं। हम बड़ी साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि एक अच्छी बात है कि कम से कम पुलिस को इस किस्म के बिहेव, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, नासमझ हैं, उनको समझने में देर लगती है। आपसे जानना चाहेंगे सर, आप तो देख भी रहे हैं सारी चीज़ों को, वहाँ पे मौजूद भी हैं और तजज़िये भी हम आपका सुनते रहते हैं। रिजवान की अगर बात की जाए, कल वो बड़े प्रेशर में नज़र आए कि प्रेशर किस वजह से हमने अमूमन देखा है कि वो बड़े अच्छे तरीके से खेलते नज़र आए, लेकिन ये दूसरा मैच है, कहीं ना कहीं प्रेशर उन पे है। और दूसरी बात आपसे इसी के साथ कनेक्ट सवाल है कि क्या हमारी कोताही या गलती है कि टेस्ट और वनडे में भी हम T20 की तरह खेलने की कोशिश करते हैं, कि यही गलती है हमारी सर? देखिए हरमीत साहब, जो मेन मसला रिजवान के लिए खड़ा किया है वो सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस से वो थोड़े से अंडर प्रेशर आए। पिछले मैच में भी आप देखें उनको क्रैम्प्स पड़ रहे थे पहले मैच में, लेकिन उन्होंने फाइनली मैच को फिनिश किया। तो ये जो मुकाबले का रुझान है ना, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन हम अपनी टीम की गलतियों में न्यूजीलैंड की अच्छी चीज को भी हम इग्नोर कर रहे हैं कि उसको क्रेडिट देना पड़ेगा कि ऑल द वे 7 समंदर पार से वो टीम आई और उसने हमें हमारे ग्राउंड पर हमारे प्लान्स को नाकाम कर दिया। तो मेरे ख्याल में उनके बॉलर्स को आप क्रेडिट दें। हम 3 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, वो 3 स्पिनर्स खिला रहे हैं और उनके स्पिनर्स हमारी पिचेस पर डोमिनेट कर रहे हैं। रऊफ साहब तो माशाल्लाह हमसे भी बहुत सीनियर है। पाकिस्तान की स्पिनर्स को खेलने की एक लेगेसी रही है। ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद, माजिद खान, आसिफ इकबाल, फिर इंजमामुल हक, यूनुस खान, बहुत सारे प्लेयर्स। लेकिन आज हमारे बैट्समैन जो हैं, जहां दुनिया के क्वालिटी स्पिनर्स आते हैं, हम उनके खिलाफ फंस जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अब चूंकि कल एक और वाकया हुआ, मैं अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा सा आपसे शेयर कर दूं कि कल पाकिस्तान के जो हेड कोच थे सकलैन मुश्ताक, वो ड्रेसिंग रूम में नहीं थे। फ्राइडे को जो मैच है
वो सकलैन मुश्ताक का एज ए पाकिस्तान हेड कोच लास्ट मैच है। उसके बाद नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि हम फॉरेन कोच को लाना चाहते हैं। शॉन टेट जो बॉलिंग कोच है वो भी कल फ्राइडे के मैच के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। तो मेरे जहन में, हालांकि पीसीबी कह रहा है कि वो बीमार है, आए नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सकलैन मुश्ताक जो इस वक्त साइडलाइन पे मामला चल रहे हैं, रमीज राजा साहब बयान दे रहे हैं पीसीबी में रिजीम चेंज के बाद वहां भी मामला गड़बड़ है, तो ऐसा तो नहीं कि सकलैन मुश्ताक नाराज है और हमारी जो प्लानिंग है, जब हेड कोच ही नहीं है तो कप्तान को ड्रेसिंग रूम में कौन सहारा देगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और ऐसे में टोटल क्योस नजर आ रहा है और वो क्योस टीम के अंदर भी है। जी हाँ, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि हम सुबह में अपने चैनल जियो पे प्रोग्राम कर रहा था तो हमारे एंकर कहने लगे कि हमारी पॉलिटिक्स में एक अजीबोगरीब क्योस और इनकंसिस्टेंसी नजर आती है। मैंने कहा नहीं, हमारा जो क्रिकेट की पॉलिटिक्स है और क्रिकेट का जो हमारा कल्चर है उसमें भी हम यही चीज नजर आती है। शायद ये भी हमारे मिजाज का हिस्सा है। तो मोहम्मद रिजवान की जो आपने बात की, मेरे ख्याल में सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस मोहम्मद रिजवान पर प्रेशर बिल्ड कर रही है। लेकिन अब मोहम्मद रिजवान देखें मेंटली बहुत स्ट्रांग है, केपीके से उनका ताल्लुक है। मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि दुनिया के टॉप के वो वाइट बॉल के बैट्समैन है। मुझे उम्मीद है कि तीसरे मैच में वो इस मुश्किल सूरत हाल से निकल आएंगे। लेकिन न्यूजीलैंड को आप जितना भी क्रेडिट दें वो कम है कि उन्होंने हमें हमारे ग्राउंड पर टेस्ट मैचेस में भी अंडर प्रेशर रखा। पहला वनडे हारे, उस वक्त लगा कि शायद अब हम डोमिनेट करेंगे, लेकिन आप देखें दूसरे मैच में फिर न्यूजीलैंड ने हमें आउटक्लास कर दिया। तो हमें थोड़ा सा अपनी सिस्टम जो है उसमें भी गौर करना होगा कि हमारा जो क्रिकेटिंग सिस्टम है जिसमें हम साइडलाइन पे बहुत सारे कंट्रोवर्सीज को लेके चल रहे होते हैं, उसके असरात पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में, फिर ड्रेसिंग रूम से पिच पे भी हमें नजर आते हैं। बड़ी मेहरबानी भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल ठीक है सर, जो पॉलिटिक्स है ना, ये क्रिकेट हो, पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स हो, ऑफिस हो, घर हो, हर जगह चलती है। यार पॉलिटिकल हो जाए ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। अब हम चलते हैं, कल दोबारा वापस आएंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। तब तक आपने दिन का अच्छे से आगाज़ करें, वीकेंड को अच्छे से प्लान करें, खुश रहें। हमें दे इजाज़त, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।